सलाम स्टूडेंट्स, मुझे बताइएगा, आवाज़ आ रही है सबको मेरी? वालेकुम सलाम जी। आवाज आ रही है। आज यूएस टैक्सेशन की हमारी पहली क्लास है। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा सब चीज़ों का ओवरव्यू लेते चले जाएंगे कि यूएस टैक्सेशन बेसिकली है क्या, कौन कौन से हमारे इदारे इन्वॉल्व होते हैं इसके साथ। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि यूएस में हमारे पास टाइप्स कितनी होती है कंपनी। यूएस में बेसिकली जो हमारे साथ टाइप्स काम कर रही होती है वो हमारे पास चार टाइप्स चल रही होती है। सबसे पहली टाइप होती है सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर बेसिकली क्या होती है? सोल प्रोप्राइटर होती है कि कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन है जो कि चाह रहा है कि मैं कल अपना बिजनेस यूनाइटेड स्टेट्स में स्टार्ट कर दूं। इसके लिए उसका यूएस रेजिडेंट होना जरूरी है। जिसके पास एसएसएन होता है वो क्या करता है, वो कल को जाके अपना सोल प्रोप्राइटर में अपना बिजनेस को सिंपली सिंपली स्टार्ट कर सकता है। इसके बाद हमारे पास यूएसए में टाइप आ जाती है जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, एलएलसी। इंडिविजुअली ये बेसिकली क्या होती है? एलएलसी में फिर आगे से हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में पार्टनरशिप भी हो सकती है और हमारे पास सिंगल ओनर भी हो सकती है। इसी तरह हमारे पास आ जाती है सी कॉर्पोरेशन। इसको यूजली आपने सी कॉप और एस कॉप के नाम से सुना होगा। यहाँ पे जाके हम थोड़ी सी इसको डिटेल्स को पढ़ लेते हैं। जो कि मैंने आपको बताया कि सोल प्रोप्राइटर बेसिकली क्या होती है। सोल प्रोप्राइटर इंडिविजुअल कंपनी होती है, उसका कोई भी लीगैलिटीज में नहीं होता। बेसिकली एलएलसी क्या होती है? एलएलसी आपको कल को अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपने बैंक से लोन लिया। अब ये हम थोड़ा सा डिफरेंस पता कर रहे हैं कि सोल प्रोप्राइटर में और एलएलसी में डिफरेंस क्या होता है। सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, कल को आपने किसी भी जगह से आपने लोन लिया है और आप डिफॉल्ट कर जाते हैं। अगर आप डिफॉल्ट कर जाते हैं तो अगर आपकी कंपनी सोल प्रोप्राइटर है तो आपने क्या करना है, आपने अपने पर्सनल एसेट्स को सेल आउट करना है। पर्सनल एसेट्स को सेल आउट करने के बाद आप क्या करेंगे? बेसिकली पर्सनल एसेट्स को सेल करने के बाद आपने जहां से भी लाइबिलिटी अपनी ली है, लोन लिया हुआ है, किसी पर्सन से लिया है, किसी कंपनी से लिया है या किसी बैंक से लिया है, तो आपने क्या करना है? उनको पे बैक वो पैसा करना है। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी बेसिकली आपको एक शेल प्रोवाइड कर देती है। वो कैसे शेल प्रोवाइड करती है? वो आपको शेल ये प्रोवाइड करती है कि आपने अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के थ्रू और वो कोलैप्स कर जाता है, आपके ऊपर लोन चढ़ जाता है या फिर आप पे कोई भी केस हो जाता है ऐसा जिसमें आप डिफॉल्ट हो जाते हैं, तो क्या होगा? आपके पर्सनल एसेट्स हिट नहीं करेंगे। ये बेसिकली हमारे पास डिफरेंस होता है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में और सोल प्रोप्राइटर। अब हम क्या देखेंगे? अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एलएलसी कौन कौन लोग बना सकते हैं। एलएलसी कोई भी पर्सन किसी भी जगह से बैठ के यूएस में एलएलसी बना सकता है। अगर कल कोई पाकिस्तान से बैठ के बिजनेस करना चाह रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में, तो वो क्या करेगा? वो सिंपल सिंपल अपनी एलएलसी बनाएगा। एलएलसी बनाने के बाद क्या करेगा? एलएलसी बनाने के बाद वो अपना बिजनेस सिंपली सिंपली स्टार्ट कर सकता है। अगर इसके बरक्स जो हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटर के बारे में, सोल प्रोप्राइटर में क्या होगा? सोल प्रोप्राइटर हर कोई स्टार्ट नहीं कर सकता, उसके लिए यूएस रेजिडेंट आपका होना जरूरी है, आपके पास एसएसएन का होना जरूरी है। अगर आपके पास एसएसएन नहीं है तो आप एज अ सोल प्रोप्राइटर नहीं स्टार्ट कर सकते। अब यहाँ पे हम अगर सोल एलएलसी में देख लेते हैं, एलएलसी कौन कर सकता है? यूएस पर्सन भी कर सकता है और एक सोल ऑनर जो होता है वो ही कर सकता है। कोई भी पाकिस्तान से बैठ के भी कर सकता है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी टाइप में लीगैलिटी जो मैंने आपको बताया कि एलएलसी एक लीगल एंटिटी होती है। इसके अलावा आपकी एसेट प्रोटेक्शन का जो मैंने आपको बताया कि आपके जितने भी पर्सनल एसेट्स हैं वो सारे प्रोटेक्टेड होते हैं एलएलसी में। जो अभी मैंने आपके साथ केस एक डिस्कस किया था कि अगर आपकी किसी भी तरह से आपकी आपके बिजनेस के ऊपर कोई लाइबिलिटी आ जाती है, कोई आपके ऊपर केस हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? आपके जितने भी एसेट्स हैं वो सारे प्रोटेक्टेड रहेंगे। टैक्सेशन की इसकी बात की जाए तो इसमें टैक्सेशन जो होती है वो स्टैंडर्ड होती है। प्रॉफिट्स, जब आपके पास प्रॉफिट हो जाते हैं तो ईयर एंड में आपने उसको डिक्लेयर करना है और डिक्लेयर करने के बाद आपके बाद क्या होगा? आपके प्रॉफिट्स को टैक्सेबल होते हैं। आपको एलएलसी खोलने के लिए या एलएलसी चलाने के लिए पेपर वर्क ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता, सिंपल सा वर्क होता है। हम उसके बाद काम को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास शेयर होल्डर्स आ जाते हैं। एलएलसी में हमारे पास शेयर होल्डर्स की कोई लिमिट नहीं हो सकती। एक पर्सन भी शेयर होल्डर हो सकता है और हमारे पास मल्टीपल लोग भी शेयर होल्डर हो सकते हैं। प्लीज अभी हैंड रेज नहीं कीजिएगा, मैं थोड़ा सा जरा ये पार्ट कर लें फिर हम क्वेश्चन आंसर्स में आपसे जरूर करूंगा। फिर इसके बाद हमारे पास एक टाइप आ जाती है जिसका मैंने आपको बताया एस कॉर्पोरेशन। एस कॉर्पोरेशन बेसिकली क्या होती है? एस कॉर्पोरेशन से पहले पहले मैं सी कॉप करा देता हूँ आपको। सी सी कॉर्पोरेशन क्या होती है? ये भी एक लीगल एंटिटी होती है, एलएलसी की तरह परफॉर्म करती है, बिल्कुल सेम एज इट इज लीगल एंटिटी है, लेकिन इसका थोड़ा सा जरा हमें टैक्स स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है।
आपको एसेट्स की प्रोटेक्शन इसमें भी मिलती है जो कि आपको एलएलसी में मिल रही होती है। अब यहाँ पे टैक्सेशन जो होती है, टैक्सेशन यहाँ पे थोड़ी सी हमारे पास चेंज हो जाती है। इसमें आपके पास टैक्सेशन की परसेंटेज क्या होती है, कैसे होती है, ये हम आगे बहुत अच्छे से डिटेल्स में कवर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाता है, आप अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको प्रॉफिट हुआ, आपने कंपनी में ही पैसा रखा हुआ है और आप उसको निकाल नहीं रहे, जब तक आप उस पे डिविडेंड नहीं ले रहे, आप अपने पास पुल आउट नहीं कर रहे, आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये पैसा आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आप लोग जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं ज्यादातर, जैसे हमारे पास एप्पल हो गई, गूगल हो गई, ये काफी सारी कंपनीज है। आप में से जिस एप्पल का मोबाइल हो उस पर टिकट भी देखिएगा, आपके पास कॉर्पोरेट कब आएगा। इसी तरह इसको खोलने के लिए तो प्लीज माइक म्यूट रखिएगा अपना। इसको ओपन करने के लिए, इसको चलाने के लिए हमारे पास लीगैलिटीज थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो हम उस पर भी बात करेंगे। शेयर्स की बात की जाए तो यहाँ पे अनलिमिटेड शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। इस पे यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है कि आपके पास शेयर होल्डर्स का कितना होना जरूरी है। इसके बाद हमारे पास एक टाइप आ जाती है जिसको हम कहते हैं एस कॉर्प। एस कॉर्पोरेशन बेसिकली क्या होती है, ये एक लीगल एंटिटी नहीं होती। आप क्या करते हैं, जब आप टैक्स बना रहे होते हैं तो आपके पास, अभी ये वाले मैं पार्ट में कैसे आता हूँ, ये क्यों लीगल एंटिटी नहीं है, ये सिर्फ एक हमारे पास टैक्स का स्टेटस होता है। क्योंकि ये टैक्स स्टेटस होता है तो इसमें पर्सनल प्रोटेक्शन एसेट्स एप्लीकेबल नहीं होती। ये आपकी बिहाइंड जो इसके पीछे जो काम कर रही होती है वो आपकी एलएलसी काम कर रही होती है या फिर आपका कॉर्पोरेशन ही काम कर रही है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, अब यहाँ पे ये होता है कि आपके पास टैक्स का, जो मैंने आपको बताया कि टैक्स का स्टेटस इसका बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये टैक्स स्टेटस के लिए लेते हैं, हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेशंस करते हैं। हमने कैलकुलेशन क्या की, हमने कैलकुलेशन ये की कि हम, अगर हमारी कंपनी एलएलसी है और हम एलएलसी लेके चल रहे हैं, एलएलसी से हमारे पास टैक्स ज्यादा बन रहा है, तो हम क्या करते हैं, टैक्स सेविंग करने के लिए हम उसको कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉर्पोरेशन कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सिंगल सा फॉर्म होता है, वो हम फिल करना आगे भी क्लास में सीखेंगे। फॉर्म को कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, हमारी फिर एज अ, हम इसका जो रिटर्न फाइल करेंगे वो एज अ एस कॉप ये रिटर्न जाता है। इसको बनाने के लिए थोड़ा सा सम पेपर वर्क होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि थोड़ा सा हमें पेपर वर्क करना पड़ता है। उसके बाद हमारी कंपनी जो है वो एस कॉप में चेंज हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे शेयर होल्डर्स की एक लिमिट होती है कि हमारे पास शेयर होल्डर्स कम से कम इसमें, ज्यादा से ज्यादा इसमें 100 होने चाहिए या फिर उससे कम होने चाहिए। दूसरी चीज ये, यहाँ पे एक लिमिट आपके पास और आ जाती है कि ये वाली कन्वर्जन लेने के लिए आपका यूएस का रेजिडेंट होना जरूरी है। इफ यू आर नॉट अ यूएस रेजिडेंट तो आप ये कन्वर्जन यहाँ पे नहीं ले सकते, आप एस कॉप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अभी हम क्या पढ़ा, हमने थोड़ा सा लीगल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है कि हमारे पास यूएस में कौन कौन से लीगल स्ट्रक्चर होते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास लीगल स्ट्रक्चर 4 है। सबसे पहला लीगल स्ट्रक्चर है हमारे पास सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर, एक मैंने बताया, कोई भी पर्सन है, उसने एक सिनेरियो बेस पे हम सीखते हैं ये चीज। कोई भी एक इंजीनियर था, उसने काम करता था, वो आर्किटेक्ट था, जॉब कर रहा है कहीं पे, कहीं से उसको एज अ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स आने शुरू हुए। पहले उसने एज अ फ्रीलांसर काम किया, फिर उसको लगा कि यार मैं कंपनी बना के करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मेरी ब्रांडिंग भी हो जाएगी और मेरा बिजनेस भी ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो इनिशियली वो क्या करेगा, वो एज अ सोल प्रोप्राइटर, उसको जाके रजिस्टर भी कहीं करने की जरूरत नहीं है, वो एज अ सोल प्रोप्राइटर अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन यहाँ का सोल प्रोप्राइटर का एक नुकसान क्या है, सोल प्रोप्राइटर का एक नुकसान ये है कि अगर कंपनी कोई लॉस बेयर करती है या कंपनी पे कोई केसेस होते हैं और केसेस में वो केस हार जाते हैं और उनपे एक प्लेंटी लग जाती है, कोई प्लेंटी आ जाती है किसी भी किस्म की, तो आपको अपने पर्सनल एसेट्स को सेल आउट करना है। सेल आउट करने के बाद आपने सारी प्लेंटी को क्लियर करना है। फिर उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी आई है। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हमारे पास एलएलसी यहाँ पे कही जाती है यूएस में। ये आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड कहीं से भी आप खोल सकते हैं और इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपका यूएस रेजिडेंट होना जरूरी नहीं है। आपने कहीं से भी खोला, इसको ऑपरेट किया। अब एलएलसी का फायदा क्या है, एलएलसी का फायदा हमारे पास ये होता है कि हम एलएलसी में क्या कर सकते हैं, एलएलसी में हमारे पास जो भी हमारे प्रोटेक्टेड है एसेट्स, वो सारे प्रोटेक्टेड होते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास सी कॉप आ जाता है। सी कॉप भी सेम इसी तरह काम करता है। सी कॉप में बस क्या फर्क होता है, हमारे पास टैक्सेशन की थोड़ी सी हमें रिलैक्सेशन हो जाती हैं। टैक्सेशन पे हम पहले देखते हैं, किसी भी टाइम आप अपनी एलएलसी को सी कॉप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और अगर आप रेजिडेंट है तो आप एस कॉप में भी कर सकते हैं। फिर अब आपका चौथी टाइप जो मैंने आपको बताई वो एस कॉर्पोरेशन की टाइप। एस कॉर्पोरेशन का मैंने आपको क्या बताया, एस कॉर्पोरेशन लीगल एंटिटी नहीं है। बैक एंड पे इस पे या तो लिमिटेड कंपनी काम कर रही होती है या फिर सी कॉप काम कर रही होती है।
ये सिर्फ एक टैक्सेशन की रिलीफ के लिए है। जब आप टैक्सेशन अपना आगे सीख जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हमारे पास कभी ऐसा होता है कि हम एलएलसी के थ्रू अगर टैक्स को फाइल कर रहे हैं तो वो टैक्स थोड़ा ज्यादा बन रहा होता है। हम उस टाइम पे क्या करते हैं, हम उस टाइम पे इसको एस कॉप पे कन्वर्ट कर दो। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। मुझे थोड़े से जरा मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ ताकि यहाँ पे आपके पास ये पार्ट्स और क्लियर हो जाए। आप मुझे सेशन में बताइएगा यहाँ पे स्टूडेंट किसी का भी क्वेश्चन है। समझ आ गई कंपनी स्ट्रक्चर, सबको समझ आ गया? सर ये और यस प्लीज। इसका क्वेश्चन जरूरी है, आप यूएसए रेजिडेंट होना चाहिए? एस कॉप के लिए यूएस का रेजिडेंट होना जरूरी है आपको, और बाकी जो क्योंकि ये आप एक टैक्स पे बेनिफिट ले रहे हैं। बेनिफिट वो यूएस रेजिडेंट को ही देते हो, क्योंकि जब आप आगे जाके पढ़ेंगे टैक्सेस पे, अभी मैं आगे जाके आपको और चीजें बताऊंगा, आपको ये और चीजें पार्ट क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि ये ऐसा स्ट्रक्चर क्यों रखा हुआ है। इस न्यू टैक्स नेक्स्ट टैक्स रिलैक्सेशन होती है इसमें इसको सिर्फ एस कॉप। और बाकी दूसरी टैक्स रिलैक्सेशन भी ऐसे होती है कि वो आपको क्या कहते हैं, वो इसमें आप कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करके चेक करते हैं, टैक्स रिलैक्सेशन आपको लिटिल बिट मिल जाती है। एक मिनट, मैं ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर्स लेता हूँ, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। सर ए आर साहब प्लीज माइक अपना अनम्यूट कीजिएगा। मुझे नाम नहीं आ रहा आपका। ए आर साहब अस्सलाम जी सर वालेकुम। प्लीज। वालेकुम सलाम। सर अब्दुल से है। सर मुझे दो सवाल हैं। सबसे पहले ये है कि एलएलसी वर्सेस पीवीटी एलटीडी में क्या फर्क है? पीवीटी, पीवीटी जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो यूके में कहते हैं उसको, और पाकिस्तान में पीवीटी कहते हैं। वो चीज सेम ही है, नाम चेंज है। मैं ये कह रहा हूँ जी कि सर। जो प्राइवेट बेनिफिट्स हैं, जो कि एसकॉप के अंदर जो यूएस का रेजिडेंस होगा सिर्फ वही बेनिफिट्स ले सकता है, तो एलएलसी बिल्कुल। और सी कॉप के अंदर हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं यहाँ से टैक्स रिटर्न करने के बाद, देखिए या जो हमारे एलएलसी के, क्लाइंट्स होंगे वो कैसे ले सकते हैं? ये थोड़ा सा जब ये क्लास का सेशन एंड हो रहा होगा वहां पे आप क्वेश्चन कीजिएगा। अभी ये चीजें आपको मैं और क्लियर करूंगा, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा इसमें। ओके, थैंक यू। थैंक यू जी। मलिक अब्दुल्ला साहब, मलिक मोहम्मद अब्दुल्ला सर। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर। सर अब्दुल्ला बात कर रहे हैं। सर आप मुझे बता सकते हैं कि जो इसके अंदर हमें टैक्स बेनिफिट होता है एलएलसी में और एस कोर्ट में, ये कितने परसेंट होता है? क्योंकि बेसिकली जो मेरा सर मेन, ये आगे आगे सर पूरी पूरी क्लासेस है इस चीज पे, ये आपका आगे एड्रेस हो जाएगा। सर जस्ट ये अभी से क्लास है। थोड़ा सा जरा ओवरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि फिर और थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर जाएगा। हम साथ साथ चले, ठीक है? आगे पूरी क्लासेस है इसमें। थैंक यू, जस्ट यही क्लास है। जी मिस रुकैया बानो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरी क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है तो मैंने अभी ठीक है, ये फर्स्ट ही क्लास है, ज्वाइन किया सबकी है, तो फर्स्ट क्लास थोड़ा है। अगर आप ओवरव्यू दे दें तो अपनी क्लास जी जैसे मैडम, आपने ओवर स्टार्ट की है। ओवरव्यू ही हो रहा था। अभी अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है टेक्निकली। ठीक है, डोंट वरी अभी एट ऑल। वही है ये, क्योंकि मेरे ख्याल में 10 20 25 मिनट पहले क्लास स्टार्ट हुई, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा जरा इसके लीगल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि हमें, क्योंकि टैक्स का ये कोर्स है, हमें टैक्स जो फाइलिंग्स करनी है वो टैक्स फाइलिंग कैसे होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्म्स का देख लेते हैं कि अब हमें फॉर्म्स कौन कौन से चाहिए होते हैं। ये सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आज, ताकि आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कंपनीज कैसे होती हैं, स्ट्रक्चर कौन सा होता है, किस कंपनी के लिए कौन सा फॉर्म यूज होता है टैक्सेशन के लिए। सबसे पहले एक आप अपने पास लिखें एलएलसी। ये आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लें सब अपने पास प्लीज। एलएलसी के साथ हमारा फॉर्म जाता है 1040। ठीक है, इसी के आगे आप लिखिएगा डैश लगा के 1040 NR। ठीक है, एलएलसी के आगे से हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं। एक होती है सिंगल मेंबर, एक होती है मल्टी मेंबर। इसको हम मल्टी मेंबर भी कह देते हैं, पार्टनरशिप भी कह देते हैं। मल्टी मेंबर का जो रिटर्न जाता है वो जाता है 1060। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती है कॉर्पोरेशन एस कॉर्प। इसका जो जाएगा 1120 जाता है, 1120 एंड 1120 S जाता है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जरा इन फॉर्म्स की शक्ल देख लेते हैं कि ये दिखने में कैसे होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं थोड़ा सा आईआरएस के बारे में कि आईआरएस क्या है और आईआरएस कैसे एक्ट करता है। जैसे पाकिस्तान में आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे एफबीआर के बारे में। जैसे पाकिस्तान में एफबीआर एक्ट करता है, इसी तरह यूएस में हमारे पास आईआरएस एक्ट करता है।
आईआरएस के लिए हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्लास के लिए आपको मैं एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ कि आप सबने आईआरएस की वेबसाइट पे जाना है, थोड़ा सा जरा आईआरएस के बारे में पढ़ के आना है। ये आईआरएस की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, ये यहाँ पे मैं लिंक भी पेस्ट कर रहा हूँ। आप लोग जिसका भी कोई व्हाट्सएप खुला हुआ है तो प्लीज जरा ये ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ये लिंक आप सबको आना, ठीक है। ये आईआरएस की हमारी वेबसाइट होती है, यहाँ से हम जो भी काम करेंगे हम बेसिकली सॉफ्टवेयर पे भी काम करेंगे और आईआरएस की वेबसाइट पे भी हम काम करते हैं। आईआरएस की वेबसाइट पे आपने क्या करना है, आईआरएस की वेबसाइट को आना है। आईआरएस की वेबसाइट को आने के बाद आप लोगों ने पूरा जरा देख के आना है कि ये कैसी है, काम क्या करती है, कैसे होता है, क्या होता है। यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें, काफी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। उसके बाद अभी जो मैंने आपको चीजें नोट डाउन कराई हैं, थोड़ा थोड़ा सा जरा हम इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एलएलसी के लिए रिटर्न जो हम फाइल करते हैं, हमारे पास आ जाता है 1040। 1040 यूएस आपने लिखना है और आपके पास ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी। वेबसाइट खोलने के लिए जब भी आप काम करेंगे तो आपने क्या ध्यान देना है, आपने ध्यान ये देना है कि जो भी हमारे पास पीडीएफ के लिए लिंक आ रहा हो, यहाँ पे पीडीएफ लिखा हो और पर्मा लिंक पे पीछे irs.gov लिखा हो। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब हम टेक्स्ट का टाइम हमारे पास आता है तो काफी सारे लोग इस पे गूगल एड्स चलाना शुरू कर देते हैं, तो वहां से आपको थोड़ा सा इश्यू हो सकता है। आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद सिंपल सिंपल इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे आईआरएस में। अभी हम जो इस वक्त बैठे हैं 2026 में बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो डेट नजर आ रही है वो 2025 की डेट नजर आ रही है। अब ये 2025 की डेट क्यों नजर आ रही है, क्योंकि टैक्स रिटर्न जो फाइल होता है वो प्रीवियस ईयर का होता है। प्रीवियस ईयर में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको डेट्स भी बता रहा हूँ कि इसकी डेट्स क्या होती हैं। यहाँ पे जाके आप लिख लेंगे, आपकी डेडलाइन जो होती है 15 अप्रैल हमारी डेडलाइन होती है। हमें आईआरएस को रिटर्न जो फाइल करना होता है 15 अप्रैल से पहले पहले करना होता है, या तो 15 अप्रैल तक करना है। अगर हमें देर हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो आईआरएस हमें एक चांस देता है। हमें क्या कहता है, हमें कहता है कि आप एक्सटेंशन अप्लाई कर दो। एक्सटेंशन के बाद क्या होता है, आपको आईआरएस 6 मंथ्स दे देता है। आपने क्या करना है, 6 मंथ्स आपके पास होते हैं, 6 मंथ्स में आपको फिर रिटर्न को फाइल करना है। ये मेरे ख्याल में अक्टूबर 15 तक आपके पास अगर टाइम मिल जाता है। अब यहाँ पे हमने दो चीजें लिखी थी, एक लिखा था हमने 1040 का फॉर्म, दूसरा हमने लिखा था 1040 एनआर का फॉर्म। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 1040 और 1040 एनआर में क्या डिफरेंस है। 1040 के थोड़ा सा फॉर्म को हम रिव्यू कर लेते हैं, एक तरह पहले लुक ले लें। ये वो फॉर्म होता है जो कि हमें फिलअप करके आईआरएस को भेजना होता है। इस फॉर्म के साथ काफी सारे फॉर्म्स अटैच होते चले जाते हैं। उन फॉर्म्स के बारे में हम क्लास में साथ साथ बात करते रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास है, आज हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं, चीजों को देख। ये हमारे पास आ गया 1040 का फॉर्म। 1040 के बाद हमारे पास एक फॉर्म आता है जिसको हम कहते हैं 1040 एनआर। अब एनआर क्या होता है, एनआर का मतलब होता है नॉन रेजिडेंशियल। नॉन रेजिडेंशियल कौन लोग होते हैं, नॉन रेजिडेंशियल वो लोग होते हैं जैसे कि हमारे में किसी का बिजनेस है यूएसए में, तो हम क्या कहलाएंगे, हम नॉन रेजिडेंशियल। जो लोग यूएस में नहीं रहते, ऑल ओवर दी वर्ल्ड उनका बिजनेस है, तो वो क्या फाइल करते हैं, वो ये वाला फॉर्म फाइल करते हैं। जो अभी एक साहब क्वेश्चन कह रहे थे, उसका आंसर यही है, ठीक है। ये फॉर्म जो है पिछले फॉर्म से हमारे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें डिफरेंस क्यों है, इसमें डिफरेंस भी हम इंशाल्लाह आगे सारा कंटिन्यू करेंगे, जब हम सीखने जाएंगे एक एक चीज को हम पढ़ेंगे। ये इसकी सिर्फ फर्स्ट लुक है। अब आपने क्या करना है, आपकी ये भी असाइनमेंट है, आपने आईआरएस के पोर्टल पे जाना है। 1040 फॉर्म कैसा दिखता है, क्या होता है, थोड़ा सा इसको देखना है। 1040 एनआर को आपने ओपन करके देखना है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा पार्टनरशिप का 1065। 1065 फॉर्म लिखेंगे और एंटर करेंगे, सेम सिनेरियो ये यहाँ पे खुल के आ जाएगा आपके पास। खुलने के बाद 1065 जो हमारा पार्टनरशिप का फॉर्म है वो कुछ इस किस्म का दिखता है। यहाँ पे पार्टनर कैसे होते हैं, पार्टनर कोई भी हो सकता है, डोमेस्टिक पार्टनर भी होता है। डोमेस्टिक पार्टनर क्या है, एक यूएस सिटीजन पार्टनर है और 4 उसके फॉरेनर पार्टनर है, नॉन रेजिडेंशियल पार्टनर है। सारे नॉन रेजिडेंशियल पार्टनर भी हो सकते हैं, सारे यूएस सिटीजन भी हो सकते हैं। इसमें हमारे पास कोई भी किसी भी किस्म की लिमिट नहीं है। ये कुछ इस किस्म का फॉर्म इसका दिखता है।
इसके बाद हमारे पास आ जाता है 1120। ये फॉर्म हमारे पास आ गया फॉर द कॉर्पोरेशन। ये फॉर्म कुछ इस किस्म का दिखता है। अच्छा सॉरी, मैं एक चीज यहाँ पे स्किप कर गया हूँ। 1065 के लिए हमारे पास जो भी हमारी डेडलाइन होती है वो होती है 15 मार्च की। 1050 की आप 15 मार्च की डेडलाइन भी लिख लें अपने पास। इसकी जो डेडलाइन है हमारे पास है वो है 15 मार्च की। 15 मार्च। एंड सेम सिनेरियो गोस हियर कि अगर आप वक्त पे फाइल नहीं कर पा रहे तो आप एक्सटेंशन फाइल कर देते हैं। एक्सटेंशन फाइल करते हैं तो ये आपको 6 महीने का टाइम मिल जाता है यहाँ पे। फिर हम आगे थे अपने पास सी कॉर्पोरेशन पे। सी कॉर्पोरेशन में बेसिकली क्या होती है, हमारे पास कॉर्पोरेशन का जो जाता है 1120 जाता है। 1120 दिखने में कुछ इस किस्म का होता है। इसका भी यही है, ये प्राइवेट लिमिटेड के साथ कनेक्टेड होता है तो इसकी कब जाती है एक्सटेंज, इसका रिटर्न हमें कब देना होता है, इसका रिटर्न भी हमें देना होता है 15 अप्रैल। ये 15 अप्रैल हमारे पास रिटर्न है। सेम सिनेरियो, एक्सटेंशन लेनी है 6 मंथ की, आपको एक्सटेंशन मिल जाए। अब इसके बाद हमारे पास एक जो कंपनी हमने देखी थी उसको हम कहते हैं एस्कॉप। एस्कॉप का फॉर्म कुछ इस किस्म का दिखता है हमारे पास। 1120 लिखा है। ये देखिए 1120 ही बोलते हैं ये बेसिकली, क्योंकि टेक्स्ट का होता है ये। इसमें यहाँ भी फॉर्म नहीं दिखाता, लेकिन हम ये सारी चीजें हमारे पास कॉर्पोरेशन की जाती हैं। ये देखें इसमें 2017 भी लिखा हुआ आ रहा होगा आपके पास, ये रहा। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एक कॉर्पोरेशन होती है, यहाँ पे हम डायरेक्टली नहीं कह रहे होते, ये सिर्फ स्टेटस है इसका, तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखा रहा है। लेकिन अगर आप इसको बेसिकली हम इसको 1120 भी कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, हमने यहाँ पे कॉर्पोरेशन, हमने 3 स्ट्रक्चर्स जो थे हमारे, उनके 3 स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब मुझे बताइएगा यहाँ पे फॉर्म्स के रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो, इन फॉर्म्स से आगे जो जो चीजें करनी है, जो चीज करनी है हमें, वो हम साथ साथ करते चले जाएंगे। हामिद साहब, सॉरी हामिद साहब, माइक अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म का आपने नहीं बताया। सोल प्रोप्राइटर का फॉर्म नहीं होता, वो स्केड्यूल सी में आ जाता है आपके 1040 के साथ। सोल ठीक है। प्रोप्राइटर का कोई सेपरेटली फॉर्म नहीं होता। जो हमने 1040 पढ़ा है इंडिविजुअल के लिए भी यही यूज होता है बेसिकली। यहाँ पे आपको स्केड्यूल सी नजर आ रहा होगा, 1 मिनट में दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो है रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। हम्म, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। जी स्टूडेंट किसी हामिद साहब का हो गया जी। जाजेब साहब, जाजेब अहमद। सर ये मुझे पूछना था, एस कॉर्पोरेशन का फॉर्म का क्या नंबर होता है? देखिए एस कॉप का क्योंकि लीगल स्टेटस नहीं है, उसको हम 1120 बोलते हैं, लेकिन ये वाला फॉर्म आपका जाता है, ये आपके पास ये आ रहा था 5327। आप सिर्फ इसको 1120 भी करेंगे तो ये आपको दे देगा। उसमें 2553 लिखा हुआ था सर कुछ। सॉरी, ये रहा, सर ये इसको अलेवन किसी और ट्वेंटी एस और सर इसकी क्या 1120 डेडलाइन होती है? सेम डेडलाइन है एलएलसी वाली। 15 अप्रैल। यस, और सर इसमें भी 6 मंथ्स की एक्सटेंशन मिलती है। 6 मंथ्स की एक्सटेंशन सब में मिल जाती है आपको। इसमें यहाँ पे डेट्स में क्या चेंज आता है, ये इधर चेंज आ रहा है। ये मैं सारे लिंक्स आपको दे देता हूँ, कोई व्हाट्सएप पे अगर है तो प्लीज जरा शेयर कर दीजिए। थैंक यू सर। आईसीटी की टीम से कोई बैठा हुआ है तो प्लीज जरा शेयर कर दीजिए उसको व्हाट्सएप पे, मैं लिंक्स सेंड कर रहा हूँ चैट में। सर ये आप फॉर्म लोगों ने शेयर हो जाएंगे, फॉर्म शेयर हो जाएंगे, नो वरीज। फॉर्म शेयर हो जाएंगे, ठीक है, ये फॉर्म शेयर हो जाएंगे सारे। एवरीवन एल्स जी टू। डेल के डेल नाम वाले से भाई, है प्लीज। अलैक्म। वालेकुम सलाम। वालेकुम। जी मेरा सी कॉप से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपने सी कॉप से भी हुआ है 1120 फॉर्म बताया, तो दोनों का सेम होता है या डिफरेंट होता है? अलग है, ये 2 है, ये एस है, इसमें देखिए एस लिखा हुआ ये जो एंड एस है इट्स वो नेवर कॉल्ड 1120। डेल है। वाले भाई, 1120 इट्स कॉल्ड 11। 1120। 1120, तो सी कॉप के लिए 1120 होता है।
1120 एस C-Corp के एस लिए कॉप के लिए, और 1120 इसके लिए ये प्रोनाउंसिएशन आपकी ठीक करवा रहा हूँ, कल को भी मसला आने आपको, इसको 1120 नहीं बोलते। मेरी गलती है, मुझे बताना चाहिए था पहले। स्टूडेंट्स, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे रेज हुआ है। यहाँ पे जब भी हम प्रोनाउंस करेंगे प्रोफेशनली, हम क्या करेंगे, इसको काफी सारे लोग मैंने ये देखा है कि ऐसे प्रोनाउंस करते हैं जो कि टेक्निकली फॉल्टी होता है। अब ये क्या करेंगे, इसको 1040 की जगह बोलेंगे 1040। इस तरह से आपने ये करना, आपने ब्रेकअप करके करना। 1040, 1065, 1120, 1120s। अब 1120s के साथ फिर आगे सारी एक्सटेंशन चली जाएंगी अपनी। अब ये एक्सटेंशंस के बारे में जो है हम फिर क्लास में जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे सिनेरियोस को, वैसे वैसे चीजों को हम साथ साथ अटैच करते चले जाएंगे। जी तो सी कॉप अब्दुल के रहमान लिए, सर, सॉरी, सी कॉप के लिए कौन सा होता है? सी कॉप के लिए 1120 है। सी का आपके लिए 1120 है, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, मैं आपको ये सेंड भी कर दूंगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मुझे ये सलाम। पूछना था कि इसके अंदर जो डेडलाइन है वो तो आपने बता दी है 15 अप्रैल है, लेकिन स्टार्ट कब से कर सकते हैं हम? टैक्सेशन जो स्टार्ट होता है 1 जब जनवरी से मैं से फाइल सीजन स्टार्ट होता है। जनवरी फरवरी से स्टार्ट होता है, लेकिन ज्यादातर आपके पास आखिर में ही आते हैं। तकरीबन 1 डेढ़ 2 महीने पहले से आपके पास स्टार्ट हो जाएगा। अब जनवरी से जो पुराने क्लाइंट्स होते हैं, हम क्या करते हैं, उन्हें कहते हैं जनवरी में आप कर लें, क्योंकि जनवरी में जो नए क्लाइंट्स आना शुरू होते हैं वो ज्यादातर आपके पास फरवरी मार्च में होंगे। अच्छा सर, इसके अंदर जो मेरा सेकंड सवाल था वो ये था कि आपने दो फॉर्म बताए हैं, एक 1120 है और 2523 एसकॉप के लिए बता ये रहे तो थे, एक्सटेंशन है, तो वो कंफर्म करने एक्सटेंशन है काइंडली। अभी। सर एक्सटेंशन है वो, अभी आप उस पर नहीं जाए। 2553 एक्सटेंशन है। 25/3 नहीं नहीं, वो 1120 की एक्सटेंशन है, ये वाली एक्सटेंशन नहीं है। वो 1120 की एक्सटेंशन है, अभी आप उस फॉर्म पे नहीं जाए। वो मैं असल में, मेरी गलती है, मैं कंफ्यूज हुआ था उस टाइम पे, मैंने इन्होंने क्वेश्चन कुछ और किया था, मैंने वहां पे फंबल कर दिया था। वो ओके, अभी तो आप लोगों को एक्सटेंशन पढ़ाना था, किसी वो किसी भी साथ साथ आगे जाएगी। देखिए, किसी एक भी फॉर्म के अंदर मल्टीपल फॉर्म्स और फॉर्म भी के साथ इंडक्ट हो रहे मल्टीपल होते हैं, फॉर्म्स जाती हैं, उनके स्केजुअल्स भी बारे आ में रहे हम आगे होते जाएंगे। हैं, डिफरेंट चीजें ऐड ऑन हो रही होती हैं। जब हम किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म को पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड ऑन करनी है वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तसल्ली वो से, डोंट आप, वरी एट ऑल। ये ये इंट्रोडक्टरी आज लेक्चर है फर्स्ट काइंड क्लास ऑफ, है, ठीक है। ये फर्स्ट क्लास है, आपको इंट्रो दे रहा हूँ कि पहली चीजें क्या क्या होती हैं, कैसे होती हैं, ताकि आपको समझ एक आना शुरू हो जाए। जब हम बाद में आगे इन चीजों को रिपीट 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 करते रहेंगे, जब हम रिपीट करेंगे फ्लो में रिपीट हो रही होंगी, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज होती है। ये इंट्रो मोहम्मद एक। मलिक मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, जी मलिक मलिक मोहम्मद साहब क्या अब्दुल्ला सवाल है? साहब। मुझे भी पूछना था क्वेश्चन, उसमें बात करी। एलएलसी की आपने हेलो। आया है 1040 मिस एनआर। उज़मा अपनी बारी पे बात करें। बारी का माय इंतजार। टर्न। जी सर, मिस मैं उज़ क्वेश्चन के जी मलिक साहब, आप सवाल करें। मिस उज़मा अपनी बारी पे बात कीजिएगा ना मैडम, अगेन मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जी मलिक साहब। जी सर, बेसिकली मेरा क्वेश्चन है कि एलएलसी के आपने दो फॉर्म बताए, 1040 एंड 1040 एनआर। ये आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, जो एनआर है वो किसके लिए और 1040 सिंपल किसके लिए है? देखिए, और इसके अलावा 1040 रेजिडेंट के लिए, यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, यूएस इंडिविजुअल इनकम। ओके ये क्या लिखा हुआ है, यूएस इंडिविजुअल इनकम। यहाँ पे जब हम आएंगे तो आपके पास ये लिखा हुआ है यूएस नॉन रेजिडेंट एलियन। एलियन ये नॉन रेजिडेंट्स लोगों को बोलते हैं यहाँ पे। ओके सर, थैंक यू, जस्ट यू क्वेश्चन। थैंक यू, ठीक थैंक है, यू। थैंक यू। अब जी इसके अरीफ। बाद हम क्या करें, थोड़ा सा आमिर भाई, थोड़ा सा मैं आगे कंटिन्यू कर लूँ जी जी जी, फिर प्लीज इंजेक्शन। कंटिन्यू करें, फिर जी बाद में सर। सर मेरा एक अहम क्वेश्चन है, मुझे पूछना है प्लीज सर। सर प्लीज पूछ लें, आप 1 मिनट दीजिए। थैंक यू सर। सवाल ये है कि पहली चीज सर ये है कि एक तो हमें इसका रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा ना सर, मिलेंगे यार, ये और बहुत दूसरा अहम नहीं सवाल था सर वैसे। ये है कि ये जो आप रिटर्न मुझे दिखा रहे हैं ना सर, मैंने अपनी जिंदगी में 10-11 साल पहले तकरीबन जो एफबीआर था ना, वो इस तरह के गोशवारा जात की सूरत में हम रिटर्न भरा करते थे। मैं 2014 से पहले ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह उसको हम मैनुअली भी भर सकते थे, 14 में हुकूमत पाकिस्तान ने निकाला था कि आप दोनों तरह से भर सकते हैं। ठीक कोई है। अगर 1 साल के लिए सिर्फ वो उन्होंने चीज की थी, लेकिन ठीक अब है। 15 से उन्होंने सबको ऑनलाइन का हुक्म दे दिया था। ऑनलाइन में जी ये जी होता है हम अपनी सेल्स डाटा जो चीजें डालते हैं वो उसको जी ऑटोमेटिकली उसको अरेंज करता है, ठीक है। जी 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 क्या जब हम फॉर्म 1040 या फॉर्म जी 11 समथिंग समथिंग जो भी हमारे जी फॉर्म्स जी हैं, जब हम इनको जी फाइल करेंगे, तो जी अगर हम ऑनलाइन फाइल करते हैं तो सर ये
वैसे ही कंप्यूटर वाइज ऑटोमेटेड खुद ही जमा नफी तफरीक करेगा ना। चलिए, मैंने अब सिर्फ आपका figures दिए। कॉन्टेक्स्ट मुझे समझ आ गया भाई। जी लेट जी मी एक्सप्लेन। प्लीज। जी बिल्कुल। जिस तरह आपने कहा कि सर पहले बिल्कुल ऐसे एफबीआर ही का होगा। मैकेनिज्म जो है वो मैनुअल था, आप प्लीज ठीक से है, फिर करेंगे हम आप सिस्टम के हमारे ऊपर यहाँ आ तो गए, फिजिकल पोर्टल के ईयर ऊपर का आ होता गए। है, 2 इसी वीक तरह का यहाँ होता पे है। भी उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर आप यूज टेस्ट होते क्लास हैं। में तीसरी जाएंगे। क्लास में फिर जाके सॉफ्टवेयर कैसे इंटीग्रेट राजस्थान होता में है, ये 2 सारी वीक चीजें का आपको होता है। एक्सप्लेन करेंगे। हरियाणा से सॉफ्टवेयर बेस लेकर हैं और ये इनका ऑनलाइन ही होती हैं फाइलिंग। फिजिकल जहाँ पे होगा। वर्चुअल की वो मैनुअल इनका की बस जरूरत पड़ेगी, मेरे 1040 NR सवाल के नहीं साथ ये समझ सिनेरियो होता है, वो हम आपको आपका एक्सप्लेन करेंगे। नहीं वकार साहब कंप्लीट प्लीज कंटिन्यू। मैं कंटिन्यू कर लूँ फिर यहाँ से मैं आपको 1 मिनट आमिर भाई यहाँ पे क्वेश्चन था सॉरी आप कीजिए। जैसे पाकिस्तान में फिजिकल ईयर जो होता है वो जुलाई टू जनवरी, सही है। डेडलाइन हमारे पास होती है 15 सितंबर, जो एक्सटेंड होते होते नवंबर तक भी आएगी। ठीक है। यूएस में फिस्कल ईयर इसका स्टार्ट होता है जनवरी से दिसंबर तक। जनवरी से ये दिसंबर। अकाउंटिंग ईयर फिस्कल अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं इसको। ये होगा और इसकी जो रिपोर्टिंग करनी है आपने जो मैंने आपको डेडलाइंस दी है उसमें दिया ये देख रहे हो आप 2025 की हो रही है इस टाइम पे रिपोर्ट। अभी भी जिन्होंने एक्सटेंशन दी हुई है वो 2025 की कर रहे हैं। अब हमने क्या सीखा। अब हमने यहाँ पे फॉर्म्स के बारे में सीखा था थोड़ा सा फेडरल के बारे में सीखा था। यूनाइटेड स्टेट्स में आपके पास जो टैक्स आप पे लग रहा होता है वो वहां पे 2 किस्म का टैक्स लग रहा होता है। एक को हम बोलते हैं फेडरल, दूसरे को बोलते हैं हम स्टेट का। ये थोड़ा सा जरा अपने पास ये भी पॉइंट अपने पास नोट डाउन करें। 2 किस्म के टैक्सेस होते हैं, एक फेडरल का होता है, एक हमारे पास आ जाता है स्टेट का। अब हम क्या करते हैं थोड़ा सा जरा स्टेट्स का ओवरव्यू ले लेते हैं। प्लीज जरा हैंड अपने डाउन कर ले, मैं अभी दोबारा क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आता हूँ स्टेट्स की तरफ स्टेट के बाद। अब हम क्या करते हैं अब हम थोड़ा सा जरा स्टेट के बारे में पढ़ लेते हैं कि यूनाइटेड स्टेट में हमारे पास स्टेट्स कैसी होती हैं, क्या होती हैं, उसमें डिफरेंस क्या क्या होता है। जब भी आप कोई अपनी एलएलसी को रजिस्टर करते हैं वो सबसे पहले हमारी एलएलसी रजिस्टर होती है स्टेट के साथ। पहले हमारी एलएलसी किसके साथ रजिस्टर होगी, पहले हमारी एलएलसी रजिस्टर होगी स्टेट के साथ। 1 मिनट दीजिएगा ये इसका साइज। जब भी यूनाइटेड स्टेट में आपने एलएलसी रजिस्टर करनी है तो हमारी पहले स्टेप में हमारे पास एलएलसी रजिस्टर होती है स्टेट के साथ। फिर हम दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में इसको ले जाकर रजिस्टर कर देते हैं आप फेडरल के साथ। फेडरल हमें उसके अगेंस्ट क्या करता है, उसके अगेंस्ट एक हमें नंबर देता है जिसको हम कहते हैं EIN नंबर, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इस नंबर के बारे में आप बहुत ज्यादा आगे सुनने वाले हैं तो इसको अपने पास जरा नोट डाउन कर लें EIN। EIN क्या होता है। अब मैंने यहाँ पे एक फॉर्म खोला हुआ है, यहाँ पे देखें आपको ये नजर आ रहा होगा एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये नंबर आपकी कंपनी का एक नंबर होता है। ये नंबर कैसे काम करता है, ये नंबर ऐसे काम करता है कि हमारे पास अगर 3 लोग हैं और तीन तीन पर्सन है, एक पर्सन है उसकी 3 कंपनीज हैं, तीनों के नंबर अलग 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 होंगे EIN नंबर। एक हमारे पास सिनेरियो क्या आता है, सिनेरियो ये आता है पार्टनरशिप कंपनी है। पार्टनरशिप ये कंपनी का नंबर होता है। अगर पार्टनरशिप कंपनी में 5 पार्टनर है, 5 में से आप किसी के भी नाम पे EIN निकाल सकते। EIN पे क्योंकि नाम लिखा हुआ आ रहा होता है। EIN कैसे दिखता है, क्या दिखता है, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा। कि मैं अपना लैपटॉप कनेक्ट करता हूँ फिर उसके बाद मैं आपको ये दिखा दूंगा सारी चीज। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास स्टेट्स आ जाती हैं क्योंकि यूएस में मैंने आपको बताया कि फेडरल के साथ साथ हमारी स्टेट्स भी इन्वॉल्व होती हैं। स्टेट्स कैसे इन्वॉल्व होती हैं, स्टेट्स का पहले हम क्या करते हैं, स्टेट्स का भी अभी ये इन चीजों को आप जरा इग्नोर कीजिएगा, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। अभी हम सिर्फ सिर्फ स्टेट के नाम पढ़ते हैं और उसके बाद स्टेट के टैक्सेस को देख लेते हैं। अल्बामा, अलास्का, एरिजोना, कैलिफोर्निया, कोलोराडो। मैं दरमियान दरमियान से नाम पढ़ रहा हूँ क्योंकि सब पढ़ूंगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। डेलावेयर आ गया, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कंटकी आ जाता है, फिर हमारे पास मिशिगन आ गया, मिजूरी आ गया, फिर मोंटाना आ गया, न्यू मैक्सिको, न्यूयॉर्क, नॉर्थ कैरोलिना, फिर ओहायो आ जाएगा, पेंसिल्वेनिया आ गया, इसी तरह टेक्सास आ गया, सो ऑन ये हमारी एक लिस्ट चलती रहती है। यूएस में हमारे पास तकरीबन 50 स्टेट्स आ जाती हैं। अब इस स्टेट्स में डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंस यहाँ पे ये आता है कि कुछ स्टेट हमारे पास टैक्स फ्री भी होती है और कुछ स्टेट्स ऐसी होती है जिनमें टैक्स ना होने के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको टेक्सास पे लेके आऊंगा तो टेक्सास का अब हम टैक्स देखेंगे, बल्कि हम क्या करते हैं ओहायो का देख लेते हैं। ओहायो नजर आ गया, ओहायो के आगे अगर हम स्टेट का इनकम टैक्स देख रहे हैं तो ये हमें कितना लिखा हुआ नजर आ रहा है, कितना 26%। 0.26%।
मतलब मैंने 1 लाख डॉलर कमाया, तो $1 लाख पे मुझे सिर्फ $260 दो। इसी तरह अगर हम यहाँ पे टेक्सास की एग्जांपल में यहाँ पे लूँ, तो यहाँ पे हमारे पास वॉशिंगटन आ गया, वॉशिंगटन में भी 0% आ रहा है। फिर हमारे पास ये टेक्सास आ गया, टेक्सास में भी हमारे पास इनकम टैक्स जो आ रहा है वो 0% आ रहा है। हमें जब भी हम अपनी बिजनेस के लिए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जब भी हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, स्पेशली अगर हम वो बिजनेस आउट ऑफ यूएसए स्टार्ट करें, तो हमें क्या एक चीज माइंड में रखनी पड़ती है, हमें ये चीज माइंड में रखनी पड़ती है कि हम कोशिश ये करें कि हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स फ्री स्टेट्स की तरफ जाए। टैक्स फ्री स्टेट की तरफ जाने से हमें फायदा क्या होता है? टैक्स फ्री स्टेट की तरफ जाने से हमें फायदा ये होता है कि जो हमारी इनकम होती है वो हम सेव कर पाते हैं। लेकिन ये ऑप्शन किसके लिए कम हो जाता है? ये ऑप्शन जो लोग फिजिकली काम करना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्या सिनेरियो होता है, अगर कोई बंदा जो कि रहता है, इसमें देखते हैं सबसे ज्यादा हमारे पास हाईएस्ट रेट जो आएगा वो हमारे पास इधर नजर आ रहा है मुझे, कैलिफोर्निया में। अगर कोई पर्सन कैलिफोर्निया में रहता है और कैलिफोर्निया में वो काम करना चाह रहा है, तो उसको इनकम रेट कितना देना पड़ेगा स्टूडेंट्स, मुझे बताइएगा। ये रहा कैलिफोर्निया, 8.84% का उसको रेट देना पड़ेगा। ये हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं सर। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं नीचे के, हमारे पास एक, यहाँ पे हम देखते हैं नीचे, तो मोन्टाना, मोन्टाना में हमें कितना परसेंटेज देना पड़ेगा? इसी तरह मोन्टाना में हमें देखना है 6.75% इनकम पे। जब भी हम किसी भी एलएलसी को बना रहे होते हैं या कंपनी को, मैं साथ साथ आपको चीजें बता देता रहा हूँ। ये एलएलसी के मेरे इस हाथ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे मैं जाके पॉइंट आउट भी करता हूँ, तो स्टेट फीस लिखा हुआ। ये स्टेट फीस बेसिकली क्या है? ये वो स्टेट फीस है जब हम एलएलसी इनकॉर्पोरेट करने जा रहे होते हैं, तो हमारे पास ये स्टेट की फीसेज आ रही होती है। ये स्टेट फीस बहुत ज्यादा वेरी भी करती है। इसकी एग्जांपल सिर्फ हम यहाँ से देख लेते हैं। ये अगर हम मोन्टाना में मैं जाता हूँ, तो मोन्टाना की सबसे कम है यूएसए में स्टेट फीस। ये स्टेट फीस कितनी लिखी हुई है? यही अगर मैं जाके आपको टेक्सास में दिखाऊंगा, टेक्सास में कितनी स्टेट फीस लिखी हुई? $308। तो आपको देखें कि इसमें इतना ज्यादा डिफरेंस आता है। लेकिन सर इनकम टैक्स 0%। इनकम टैक्स 0% है। तो अब होता ये है कि यहाँ पे काफी सारे लोग ये चीज नहीं समझ पाते, जो नॉन रेजिडेंट होते हैं, वो चाहते हैं कि मेरा काम सस्ते में हो जाए। अब लीगैलिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ से ये पॉइंट भी डिस्कस करने वाला बनता है कि हमें सस्ते की तरफ जाना चाहिए या एक बार ही हमें महंगे की तरफ जाना चाहिए। इन द लॉन्ग रन तो टैक्सेस बेटर है। इन द लॉन्ग रन 100% टैक्सेस बेटर है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा जरा इसकी फीसेस के बारे में देखा। अब हमारे पास आ जाते हैं स्टेट फाइलिंग ड्यू डेट्स। जैसे कि हमने यहाँ पे पीछे देखा था कि जो हमारी फेडरल रिपोर्टिंग होती थी, उसकी ऑल ओवर द यूएस डेट हमारे पास एक ही डेट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टेट फाइलिंग में, क्योंकि मैंने आपको बताया हर स्टेट का लॉ अलग है, हर स्टेट की परसेंटेज अलग है, हर स्टेट की फीस अलग है, तो हर स्टेट की स्टेट फाइलिंग ड्यू डेट भी अलग है। यहाँ पे अब देखते हैं डेलावेयर में हमें क्या करनी है। एनुअली जून 30 की डेट। इसी तरह हमारे पास हम नीचे चले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेक्सास में। हम देखते हैं टेक्सास में क्या डेट थी हमारे पास। टेक्सास में हमारे पास डेट थी 1 मई की। 1 मई से पहले पहले हमें इसका रिटर्न फाइल करना था। ये रिटर्न फाइल करना जो है, ये बेसिकली यहाँ पे जो ड्यू डेट्स लिखी हैं, ये आपकी जो एलएलसी होती है इसके रिन्यूअल्स होते हैं। यूएस में जब आपने एलएलसी बनाई है तो उसके रिन्यूअल्स हैं। अब हम यहाँ से इसको पढ़ना शुरू करते हैं कि हमारे ईयरली रिन्यूअल्स क्या होते हैं। ईयरली रिन्यूअल्स, आपने यूएसए में जब एक बार एलएलसी बना दी तो आपने उसको साल के साल जाके रिन्यूअल भी कर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने देखा कि अलास्का में हमारा ईयरली रिन्यूअल हमें कितना कॉस्ट कर रहा है? $100। इसी तरह अगर हम यहाँ पे जाके देखेंगे तो सबसे ज्यादा हमें कैलिफोर्निया में कॉस्ट करता है। कैलिफोर्निया में हमारा ईयरली रिन्यूअल कितना कॉस्ट कर रहा है? और हमारी बनाने की कॉस्टिंग क्या थी यहाँ पे? $70 थी। और हमें इनकम टैक्स पड़ रहा है यहाँ पे, वो कितना पड़ रहा है? इसी तरह हम यहाँ पे जाके देखेंगे टैक्सेस। टैक्सेस को देखते हैं, टैक्सेस में हमारी कॉस्टिंग क्या थी। टैक्सेस में हमारी कॉस्टिंग थी $308 बनाने की। हमें रिन्यूअल कितने का पड़ रहा है यहाँ पे? $0 का। डेट क्या है हमारी? इनकम टैक्स कितना आ रहा है? स्टेट का इनकम टैक्स का अब आप लोगों को काफी हद तक समझ आ गया होगा, ठीक है। जीरो है तो ये डन फंड।
फाइल करना होगा। ये 0 पे भी आपने नील को भी फाइल करना ही है। कराची में करते हैं ऐसा नहीं। 0 में भी बिल्कुल सर, 0 पे भी टैक्स आपका 0 पे जाएगा ही जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, अब हम ये देखते हैं कि हम अपने स्टेट के पोर्टल्स को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी स्टेट के पोर्टल को एक्सेस करने के लिए आपने क्या करना है, टेक्सेस लिखा आपने, SOS लिखना है आपने। SOS का मतलब होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जब भी आप टेक्सेस लिखेंगे या कुछ करेंगे तो ये आपके सामने स्टेट का जब भी हम नाम लिखते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि स्पॉन्सर एड चल रहे होते, ये देखेंगे आपके सामने स्पॉन्सर एड्स चल रहे हैं। ठीक है, हमने इन पे नहीं जाना, हमने जाना है SOS। हमने जब भी एक्सेस करने जाना है तो हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पे देखते हैं SOS को। वहां पे मुझे आप बताइएगा क्या मैंने क्या था, क्या देखते हैं, IRS GOV, IRS GOV देखना है। यहाँ पे हमने SOS को जरूर देखना है। SOS का मतलब ये है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जिस भी हम पोर्टल को एक्सेस करना चाह रहे हैं, जिस भी स्टेट की, SOS लिखा, हमने क्लिक किया और ये हमें खुल जाए। कुछ स्टेट के पोर्टल्स आपके पास डायरेक्टली खुलेंगे, कुछ स्टेट के पोर्टल्स आपके पास ओपन नहीं होते पाकिस्तान से। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें VPN यूज करना पड़ता है। अब ये देखें, ये साइड हमारी ओपन नहीं हो रही। ये अगर हम VPN यूज करेंगे तो VPN से, या VPS यूज करेंगे तो हमारे पास आराम से ओपन हो जाएगी। इसी तरह हम देखते हैं कि अगर स्टेट की अगर साइट को ओपन करना है, यहाँ पे हम जाएंगे, मोन्टाना लिखा, SOS कर दिया, मोन्टाना SOS किया, ये गवर्नमेंट की साइट आ गई हमारे पास। हमने सिंपल क्या करना है, एक मिनट के लिए देखिएगा, ये GOV लिखा हुआ आना चाहिए या SOS होता है साथ। ये देखिए इसके साथ GOV आ रहा है, हमने गवर्नमेंट की साइट को एक्सेस कर लिया, ये हमारे पास मोन्टाना की खुल गई। ठीक है, ये मोन्टाना की स्टेट की। इसी तरह आपने जिस भी स्टेट को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, आप सिंपल सिंपल उसको जाएंगे और जाके एक्सेस कर लेंगे। ये सारी चीजें हम बार बार साथ साथ रिपीट भी करते रहेंगे, इनको सीखते भी रहेंगे, तो आपको ये रिव्यूज में चली जाएगा। फर्स्ट क्लास थी, फर्स्ट क्लास का मतलब ये था कि हम सिर्फ और सिर्फ अभी एक ओवरव्यू ले लें कि हमारे पास काम कैसे करता है, फॉर्म्स कैसे होते हैं, किसके लिए कौन सा फॉर्म है, फॉर्म कैसे दिखता है। ये इस फॉर्म की क्या है, फॉर्म्स की आगे से एक्सटेंशंस बहुत बड़ी बड़ी आ जाती है, हम उनके बारे में भी जाएंगे। ये फिर हम एक एक फॉर्म को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज पे हम काम करेंगे आगे जाके। जैसे 1040 NR है, ये इंडिविजुअल के लिए जाता है, जो लोग पर्सनल फाइलिंग कर रहे हैं उनके लिए भी जाता है, जो LLC बना के कर रहे हैं LLC के लिए भी जाएगा, जो सोल प्रोप्राइटर पे कर रहे हैं वो सोल प्रोप्राइटर पे भी जाएगा। तो हम आगे क्या करेंगे, हम आगे केस स्टडीज को लेके चलेंगे। केस स्टडी कैसे चलेंगे, पहले हम एक ऐसे पर्सन का काम रिटर्न बनाएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ जॉब करता है। फिर उसके बाद जॉब के साथ हमने दूसरी केस स्टडी में क्या किया, उसके साथ वो जॉब भी कर रहा है, वो उबर भी चलाता है, वो लाइट पे भी काम करता है, उबर ईट की डिलीवरीज भी करता है। दिस इज वेरी कॉमन इन US। हम उसका फिर देखेंगे, फिर हम उसका देखेंगे कि उसने आगे सोल प्रोप्राइटर भी अपनी लिखती है, फिर हम उसका भी देख लेंगे साथ ही कैसे होता है। फिर हम उसके बाद बिजनेस पे जाएंगे, बिजनेस पे फिर हम देखेंगे कि एक बिजनेस एक पर्सन एक बिजनेस कर रहा है, फिर 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, फिर हम उसको सो ऑन करके चीजों को आगे लेते हुए चले जाएंगे। पहली 1 से 2 क्लास हमारी थ्योरी बेस है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रैक्टिकल चीजों में जाने से पहले थ्योरी हमारे लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कल जब आप किसी के सामने बैठेंगे, किसी ने आपको अगर टेक्स्ट देना है, तो वो सबसे पहले आपको चेक करेगा कि आपको खुद कितना आता है। वो आपको सॉफ्टवेयर पे चेक नहीं करेगा, वो आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन करेगा। अमेरिकन की एक बहुत अच्छी भी आदत है, वो अच्छी आदत क्या है, वो अगर कोई भी काम किसी को आउटसोर्स कर रहे होते हैं, बेशक उसमें खुद एक्सपर्ट हो नहीं हो, वो सबसे पहले क्या करेगा, वो आपको चेक करेगा, वो बहुत सारी रिसर्च पहले से करके आएगा, वो आपके लिए क्वेश्चंस पहले से लिख के लेके आता है कि आपके कौन से क्वेश्चंस हैं, कैसे आप एड्रेस करेंगे, क्या करेंगे। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लेना शुरू करता हूँ। पहले मैं क्लास से क्वेश्चंस ले लेता हूँ, फिर मैं ऑनलाइन क्वेश्चंस लेना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे किसी के पास कोई क्वेश्चन हो? तो जैसे आपने बताया टैक्स रेट्स में फर्क था, फी में फर्क था, जो अगर लोकल रेजिडेंट है उसके लिए, जैसे बोला कि वो कैलिफोर्निया में रह रहा है, तो वो बाउंड है कैलिफोर्निया में खोलेगा या वो कहीं पे भी खोल सकता है? वो कहीं पे भी खोल सकता है, बट अगर वो बिजनेस सिर्फ कैलिफोर्निया में करने जा रहा है तब उसको कैलिफोर्निया के लिए भी जरूरी है। कैलिफोर्निया में अगर नेशन वाइड कर रहा है, नेशन वाइड कर रहा है, लेकिन उसका फिर बिजनेस की टाइप देखनी पड़ती है। अगर सर्विस इंडस्ट्री में है तो वो किसी को वेबसाइट बना के दे रहा है, कोई ऐसी सर्विसेज दे रहा है,
तब उसके लिए कोई लिमिट नहीं, वो कहीं पे भी खोल सकता है, कहीं पे भी कर सकता है। अगर वो कह रहा है कि मुझे शोरूम खोलना है और मुझे गाड़ियां बेचनी है, यहाँ पे फिजिकल स्टोर है, फिजिकल के लिए उसके लिए फिर लिमिट है कि वो वहां पे खोले, या अगर कहीं और खोल रहा है तो वो उस लाइसेंस पे कैलिफोर्निया में बिजनेस नहीं कर सकता उस, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर आपने एलएलसी खोलने के लिए नंबर ऑफ शेयर होल्डर अनलिमिटेड होते हैं, और सी के लिए भी अनलिमिटेड होते हैं? सी कॉर्पोरेशन के लिए भी आपके अनलिमिटेड है, इसमें आपको कोई लिमिट नहीं होती, आप जितने साथ चाहे अपने साथ पार्टनर्स रख सकते हैं, लेकिन एस कॉप में ये कि आपके मिनिमम 100 एलएलसी एस कॉप की बात करें मिनिमम 100 है, उसमें शेयर होल्डर्स आपके ज्यादा होने चाहिए। ये सारी चीजें जो है, ये कंफ्यूजन आपको यहाँ से क्लियर होगी, जो मैं आपको वो जो मैंने पढ़ाया था वो मैं दे दूंगा, ठीक है जी स्टूडेंट्स। और किसी का यहाँ पे क्वेश्चन? मैं ऑनलाइन की तरफ मूव करता हूँ फिर, ताकि आपको यहाँ से क्वेश्चन सुनेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जी उज़मा शरीफ, मिस प्लीज क्वेश्चन कीजिए, मिस उज़मा शरीफ। क्वेश्चन आपको एक्सटेंशन का पहले क्वेश्चन चाह रही थी कि ये एक्सटेंशन आपने कहा था 15 मार्च 15 अप्रैल को एंड होती थी, ओ सॉरी जो इनकी डेडलाइन है 15 अप्रैल, हम एक्सटेंशन कब तक फाइल कर सकते आपकी हैं? आवाज बिल्कुल सही नहीं आ रही, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है मुझे, और बैकग्राउंड में आपके में किसी मिस और का उज़मा माइक का प्लीज सवाल मिस उज़मा का सवाल डेडलाइन को लेकर है। मिस उज़मा, आपने किस पर्टिकुलर कैटेगरी डेडलाइन में के साथ डेडलाइन की कुछ और बात की ऐड थी, करिए लेकिन यहाँ पे। एक्सटेंशन का मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक्सटेंशन फाइल करने का, उससे पहले आपको अपनी टैक्स लायबिलिटीज जो देखें हैं 15 अप्रैल हमारी जी डेडलाइन है, मैं जी एक्सटेंशन कब फाइल कर सकती हूँ? तो 15 देखिए, अप्रैल के बाद मैं एक्सटेंशन 15 फाइल अप्रैल से पहले करनी है आपने, पहले आपने करनी पहले होती है करनी ना। पहले करनी होती फॉर है, द एक्सटेंशन। और ये एक्सटेंशन भी आपने पहले फाइल करनी है, उसके बाद आप फाइल नहीं कर सकती। आप मैनुअली फाइल करके भेज सकती हैं, बट आप देखिए ऑनलाइन इसको थ्रू फाइल नहीं कर 15 सकती। अप्रैल मेरी डेडलाइन है, जब तक अगर फॉर सपोज 15 अप्रैल की नाइट तक मेरा नहीं हुआ काम, तो मैं एक्सटेंशन उसी नाइट को फाइल करूंगी या क्या एप्लीकेशन भेजूंगी, क्या करूंगी, इसका क्या उस प्रोसीजर नाइट है? भी आप फाइल कर उस नाइट भी आप फाइल कर सकती हैं, आप ई फाइल करेंगी सॉफ्टवेयर के थ्रू। अगर आप एप्लीकेशन भेज रही हैं तो पोस्ट स्कैन के थ्रू जाती है, ये पोस्ट स्कैन मेल के थ्रू, उसको फिर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ओके, थैंक ठीक यू। है। थैंक यू थैंक यू जी। जी। मलिक साहब, मलिक मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह आपने बताया 52 स्टेट्स हैं यूएसए में, अब लेट्स सपोज हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मैंने एलएलसी ओपन करनी है, तो ऑब्वियसली मैं तो उसको यही रिकमेंड करूंगा कि जहाँ पे हमें जो टैक्स है, जो फ्री स्टेट है, टैक्स फ्री स्टेट है, आप उस पे जाओ। लेकिन वो बिजनेस के हिसाब से सूटेबल कौन सी होगी? अगर उसका बिजनेस ई कॉमर्स का हुआ तो उसके लिए कौन सी कि हम जो सी मर्जी रिकमेंड कर सकते हैं कि आप इसमें जाओ इसमें। सर आप अपने हिसाब से उनको रिकमेंड करते हैं स्टेट। अब होता ये है कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऑनेस्टली अगर उनको बोले कि टेक्सेस में आप कर लें, बट टेक्सेस के साथ मसला आपने देखा कि फीस बहुत ज्यादा है। ज्यादातर आपको स्टार्टिंग में लोकल क्लाइंट मिलेगा, लोकल क्लाइंट कहता है कि मेरा काम सस्ते से सस्ता होना चाहिए। नाइन्टी देखिए सर, परसेंट क्लाइंट आपके पास ऐसा आएगा जो कि कहेगा कि मुझे आप सस्ते में करके दो, बात की बाद में देखेंगे, फिर आप सर उससे फिर एक्चुअली बहस नहीं करते हैं। लेकिन आप में से कोई अगर पर्सनली चाह रहा है या कुछ करना चाह रहा है तो वो टेक्सास है, ओहायो है, मेरी पर्सनली सारी एलएलसीज ओहायो में, सर ये कुछ एक्चुअली मैं स्टेट अच्छी है, ये इनके बारे में भी हम आगे जाके सारी और फर्दर डिस्कशंस होंगी, ठीक है। सर मैं एक्चुअली शायद आपको समझ नहीं, एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मैं वैसे आपको थोड़ा सा बता दूं, मैं यूएस में ऑलरेडी ई कॉमर्स का ना अपना भी बिजनेस कर रहा हूँ, क्लाइंट्स का भी। मेरे पास टैक्सेशन का बहुत काम है, तो इसीलिए मैंने ये ठीक है, कोर्स में किया था। तो ठीक है, मोस्टली जो मेरे पास क्लाइंट्स है ना, वो जो हैं वो टेक्सास के और फ्लोरिडा के हैं, ये दो स्टेट्स। ठीक है। के अलावा कोलोराडो। कोई रेडी नहीं होता कि वो कोई और स्टेट में जाए ई कॉमर्स के लिए। तो बेस्ट स्टेट अगर मैं उसको बोलूँ, ऑब्वियसली जो ज्यादा टैक्स हम जहाँ पे पे कर रहे हैं वो हमें बेनिफिट भी ज्यादा देते हैं। तो इसके रिलेटेड आप मुझे बताएं कि अगर मैंने एक बंदा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, उसको पैसे से कोई कंसर्न नहीं है, खुला पैसा उसके पास, तो वो बेस्ट स्टेट आप कौन सी रिकमेंड करते हैं फॉर ई कॉमर्स? तो मैं टेक्सास में जाता हूँ या फिर मैं ओहायो में जाता हूँ, दोनों में जाता हूँ। आप अगर मुझसे मेरी रिकमेंडेशन मांगे तो मैं टेक्सास कहूंगा या ओहायो का। ओके सर, थैंक यू, दिस ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि जिस तरह यहाँ पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है या सेल्स टैक्स एक्ट्स हैं,
इस तरह की बुक्स वहाँ पे भी लॉ बुक्स हैं? और अगर हैं तो अगर हम यहाँ से उनको ऑनलाइन अगर करना चाहें तो हाउ वी कैन डाउनलोड दैम? देखिए बुक एक आपको प्रोवाइड यहाँ पे एडमिन की तरफ से। इसका सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बता दूं कि आपकी आईआरएस की जितनी भी अपडेट्स हैं, सारा कुछ आपका रेट का मैकेनिज्म है, फाइलिंग का मैकेनिज्म है, एक्सटेंशन का मैकेनिज्म है, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन आईआरएस, ये जो वेबसाइट है उनकी। ठीक है, और हम इसमें आपको वो नेविगेशन करवा रहे होंगे कि आपने कोई पर्टिकुलर चीज देखनी है तो आपने आईआरएस से किस तरह से हेल्प आउट लेनी है। बाकी बुक जो आपके साथ उन्होंने बात की है, तो वो बुक्स आपके साथ, वो आपके साथ शेयर हो जाएगी। आमिर भाई बताइएगा, मेरी आवाज ठीक आ रही है? ये थोड़ी डबलिंग माइक हो चेक रही है, थोड़ी डबलिंग हो सही रही है? है सर। जी, जाजेब डबलिंग हो अहमद रही साहब सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम है? सलाम जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे यहाँ पे स्टेट की टैक्सेशन अलग है और फेडरल की अलग है, क्या फॉर्म्स भी अलग अलग होंगे इनके, या वही नहीं, 1040 या 1120 वही चलेंगे? जाजेब नहीं ऐसा नहीं, नहीं होता। स्टेट की फाइलिंग जो है ना, वो आपके, जब हम अलग बिल्कुल है। फाइलिंग शुरू करेंगे तो ये स्टेट की फाइलिंग ऑटोमेटिकली अंदर ही हो जाती है, फॉर्म के अंदर ही। आपने बेसिकली वहां पे स्टेट सेलेक्ट सॉफ्टवेयर के करनी साथ है, होगी आपकी, सॉफ्टवेयर के अंदर ही हो जाती है। ठीक है। सॉफ्टवेयर में होगी आपकी स्टेट की फाइलिंग। सॉफ्टवेयर, ये जो आईआरएस है सर? नहीं, आईआरएस का नहीं है, आईआरएस तो उनकी रेगुलेटर है। इसके डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, हम आगे जाके प्रो प्रो कनेक्ट को कनेक्ट यूज जो करना कराएंगे सीखेंगे। वहां पे आपको मैं स्टेट का भी कराऊंगा बाद में, तो वहां पे आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। ठीक है, ये आपने थोड़ा बहुत आगे का सवाल पूछ लिया। कोई मसला नहीं सर, जो अभी हमारे दो इंशाल्लाह, क्लासेस में फ्लेक्सिबिलिटी है जी। हाँ, जिशान खान। 10 जब हमारे हो जाएंगे सेशन उस टाइम पे आएगा ये सवाल। जी जिशान अस्सलाम साहब। वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सर सलाम। मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आपने वो शुरू में एक साहब ने यहाँ से क्लास में सवाल किया था कि अगर जैसे जहाँ के टैक्सेस कम है, जैसे ओहायो और टेक्सास का बताया आपने, अगर फिजिकली कोई बिजनेस हम वहाँ हो रहा है जैसे मिशिगन में फर्ज कर लें, तो उसका हम क्या वहाँ पर कर सकते हैं, या वहाँ पर भी एक ब्रांच होनी चाहिए हमारी, तो हम ओहायो या टेक्सास में अपना मिशिगन का भी अगर कोई हमारा स्टोर है या कोई पेट्रोल गैस स्टेशन है, तो उसका हम एक ही जगह ओहायो की स्टेट में ही हम टैक्स भर सकते हैं, ताकि हमें वो एनुअल चार्जेस भी कम हो और तब समझना आपके कम से कम हमें पे करना पड़े। नहीं नहीं सर, देखिए देयर इज अ डिफरेंस। आपको बिजनेस की नेचर को पहले देखना पड़ता है। बिजनेस मैन सिनेरियो से शुरू से समझाता हूँ सबको। जी बिजनेस का नेचर हमें देखना है। बिजनेस का नेचर क्या है? दो नेचर होते हैं, एक सर्विस इंडस्ट्री है, दूसरी हमारे पास है जिसको टेंजेबल बोले आप, जिसको फिजिकल आप बिजनेस कर रहे हो। अगर आप जैसे बैठे हुए हैं कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया से बैठ के आप चाह रहे हैं कि मैं एक शोरूम चलाऊं और मैं टेक्सास में चलाऊंगा, तो आप टेक्सास में कंपनी अपनी रजिस्टर करके टेक्सास में ही वो शोरूम चला सकते हैं। उस एलएलसी की बेस पे आप अपना कैलिफोर्निया में वो शोरूम नहीं चला सकते। अगर आप टेक्सास में बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि मैं एक अपना स्टोर, मैं सर्विस देता हूँ वेब डेवलपमेंट की, मैं वो वेब डेवलपमेंट की सर्विस टेक्सास के बैठ के ऑपरेट करूँ और मेरे क्लाइंट्स कैलिफोर्निया में भी हूँ और आगे पीछे भी हूँ, तो वो पॉसिबिलिटी बन जाती है। अच्छा, नहीं जैसे गैस स्टेशन होते हैं ना, वो तो कई लोग वहाँ बिजनेस कर रहे हैं, सर गैस गैस स्टेशन होते स्टेशन हैं। फिजिकली जिस स्टेट में लोकेटेड है, आपने उसी वही स्टेट पे आपकी ज्यूरिस्डिक्शन अप्लाई एंट्री होगी होगी आपके ऊपर। और अच्छा, वहीं भी उसकी जुरिडिक्शन अप्लाई यानी होगी। अगर तीन लेकिन स्टेट में है सर्विस के लिए थोड़ा चेंज हो तो जाता है। अलग अलग तीनों स्टेट्स के हिसाब से वहीं के ही मुझे टैक्सेस देने होंगे, वहीं के एनुअल रिन्यूअल फीस भी देनी होगी, सब जी बिल्कुल अलग यस, अलग बिल्कुल होगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। जी यस। और सर एक और बात ये थी ठीक कि है, ये थोड़ा सा मैंने लेट ज्वाइन किया था, तो इसकी ये जो आपने प्रेजेंटेशन वगैरह थी, ये शेयर हो रिकॉर्डिंग सकती मिलेगी सर है? आपको। रिकॉर्डिंग भी मिल रिकॉर्डिंग। जाएगी, एक ही प्रेजेंटेशन भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मिलेगी। प्रेजेंटेशन हमने कोई यूज ही नहीं किया, हमने लाइव फॉर्म डाउनलोड किए हैं प्रेजेंटेशन बस। वैसे कोई आप यूज, दो प्रेजेंटेशन के वो हुए, वो मैं शेयर कर दूंगा आप लोग से। ठीक है, जी सर जी, कीजिए ए आर प्लीज। साहब बताइए। सर मेरा पहला जी सवाल ये है कि जो अभी भाई ने बात की थी कि मल्टीपल ब्रांचेस हों, लेट्स से कि मैंने टेक्सास के अंदर एक एलएलसी बनाई है, अब मैं एक उसी लोकल बिजनेस है, लेट्स से कि वॉशिंग कार वॉशिंग का बिजनेस है, तो मेरे पास क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मैं यहाँ पे एक शोरूम ओपन करना चाहता हूँ टेक्सास के अंदर, तो मैंने एलएलसी बनाई और उसका शोरूम रन हो रहा है, और वो कहता है कि अब मैं एक और इसकी फ्रेंचाइज चाहता हूँ या ब्रांच चाहता हूँ, वो ओहायो में हो, तो क्या मैं एलएलसी जो टेक्सास के अंदर है उस एलएलसी के बेस पे ओहायो के अंदर शोरूम ओपन कर सकता हूँ, कि उसके लिए भी मुझे अलग से एलएलसी रजिस्टर करनी होगी ओहायो के अंदर?
आपको एक एलएलसी ले जाके ओहायो में भी रजिस्टर करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी लीगैलिटीज होती हैं। खैर यूएस में कोई भी काम ऐसे नहीं होता, वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ एलएलसी रजिस्टर करनी पड़ती है, उसके बाद आपको लाइसेंसिंग होती है, वो सारी चीजें होती हैं। तो जिस जगह पे आपका फिजिकली प्रेजेंस है वहां की आप पे लॉज लग रहे होते हैं। तो अगर कोई वहां पे ओके सो बैठ के ओहायो में चाह रहा है कि मैं ओहायो में करूँ, तो वो ओहायो के लिए उसको एक एलएलसी और ऐड करनी पड़ती है उसको। ओके सर, थैंक यू। सेकंड मेरा सवाल ये है कि जो रिन्यूएबल एलएलसी रिन्यूएबल है, ये किस डेट से स्टार्ट होगी? लेट्स से कि मैंने मार्च या जुलाई के अंदर रजिस्टर किया ये है, नेक्स्ट तो ईयर से, रिन्यूएबल नेक्स्ट ईयर का सीजन से स्टार्ट होती है। जैसे कि अगर आपने एक अभी एलएलसी खोली है और हमने देखा था टेक्सास पे आपका जो टैक्स आ रहा है वो आ रहा है 1 मई पे, तो आपने 1 मई, हाँ 1 मई, 1 मई पे आ रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट ईयर 1 मई पे उसको देंगे। ओके, फॉर नेक्स्ट मंथ मई के अंदर मुझे रिन्यूअल करनी पड़ेगी, चाहे नेक्स्ट मैंने नेक्स्ट ईयर मई दिसंबर पे आएगा आपका। जी जी बिल्कुल, मई पे में आपने चाहे। रिन्यूअल करना उसको। सर मेरा थोड़ा सा सवाल समझिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने मार्च के अंदर एलएलसी रजिस्टर की टेक्सास के अंदर, ठीक है उसका रिन्यूअल आ गया मई के अंदर, तो क्या मुझे रिन्यूअल मई के अंदर करवाना होगा? सर मई के अंदर आपको रिन्यूअल कराना होगा, उसी ईयर के मई में सेम जब ईयर है सर? आपकी सेम ईयर पे आपको करवाना है उसको। अगर आप अभी नहीं करेंगे सर, तो आपका नेक्स्ट ईयर आएगा वही, अगर आपने जनवरी में किया तो आपको मई में उसका रिन्यूअल फिल करना है, उसको फाइल करना है। सेम ईयर के अंदर रिन्यूअल फाइल करना है। अगर हमने जी लेट्स से कि 25 के अंदर मैंने एलएलसी रजिस्टर की है, तो अब मैंने 26 के मई के अंदर, सॉरी 27 के जी मई के अंदर जाके उसे रिन्यूअल करना है। सर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आपकी मई 1 जो है वो डेड डेट है, ठीक है। अगर आपने 2025 में दिसंबर के अंदर एलएलसी रजिस्टर की थी, तो आपको 2026 मई में उसका रिन्यूअल करवाना है। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपने आज एक अपनी एलएलसी रजिस्टर कर दी टेक्सास में, आपने उसका रिन्यूअल नेक्स्ट ईयर करवाना है। तो अगर सर अगर डेडलाइन मैंने डेट से एलएलसी आप 2 महीने पहले भी रजिस्टर करते हैं तो आपको उसका रिन्यू करवाना पड़ता है। आप कह रहे हैं कि अगर मैंने 1 जनवरी 2026 के अंदर एक एलएलसी रजिस्टर की, तो उसका मुझे रिन्यूअल सेम ईयर 3 महीने करवाना बाद मुझे उसका रिन्यूअल अप्लाई करना होगा? अगर मैं उस सही है, समझ रहा हूँ? स्टेटमेंट सेम की गोज रिन्यूअल फॉर द डेट है। आईआरएस, सेम गोज फॉर द आईआरएस। अगर आपने एलएलसी रजिस्टर की है, एक दिसंबर 25 को आपकी एलएलसी रजिस्टर हुई है, 5 दिन के लिए भी आपने जीरो का टैक्स है तो रिटर्न आपने फाइल करना है, करना सेम गोज फॉर द आईआरएस। एग्जैक्टली exactly. ये आगे जाके आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी ए आर साहब। ये आगे जाके क्लियर होंगी, ये अनीक सब में आज शफकात। सिर्फ ओवरव्यू का है। जी जी अनीक। साहब। अस्सलाम अनीक। वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। सलाम। वालेकुम सलाम। सर मेरे दो क्वेश्चंस हैं। देखिए ऐसा है कि एक एक करके हम बोलिए। हम लोग लेमैन है बेसिकली इस सारे मामले में, तो ये कोर्स जो है ये बेसिकली यहाँ पे जो टैक्स का काम कर रहे हैं ये स्पेशली उनके लिए डिजाइन है, या कोई भी इस काम को सीख सकता है? नहीं यानी कि ऐसा नहीं सर है, कोई कोई भी भी कर इस सकता काम को है। सीख सकता है, कोई भी काम को सीख सकता है। हमारे पास बैचेस में 16-16 साल के बच्चे भी ये सीख के गए हैं। कोई भी ये काम सीख सकता है, ये किसी के लिए जरूरी नहीं है पास बैच से। एंड एक सॉरी। जी जी मैं समझ गया हूँ आपकी बात। जी एंड सेकंड सेकंड क्वेश्चन ये था कि क्या आईआरएस जो है बेसिकली वहां पे उनके रूल्स वगैरह बड़े सख्त होते हैं, जहां तक थोड़ा बहुत आइडिया है हमें। हम्म। तो क्या अमरीकी इस चीज पे ट्रस्ट करते हैं कि वो किसी आउटसाइडर को यानी कि काम आउटसोर्स कर दें और वो यहाँ बैठे या कहीं भी बैठे पूरी दुनिया में लोग काम कर दें उनका, तो वो ये इस तरह हम लोग क्लाइंट्स को एंगेज कर सकेंगे यानी कि इन फ्यूचर के, यानी कि वो अमरीकियों लेट का मी इस लेवल पे आंसर ट्रस्ट होता है? साहब भाई। अच्छा अनीक भाई, देखिए यूएसए का जितना, पहली बात तो यह है कि वॉल्यूम बहुत बड़ा है टैक्स फाइलिंग का, वहां पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। हमारी तरह नहीं है बेसिकली कि हम अब जब स्टेट सख्ती कर रही है तो ये जी हाँ, हमारे यहाँ भी जो है वो लोग टैक्स नेट के अंदर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज अभी मैं अगर यूएसए के तनाजुर में बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली इस साल की अभी रिटर्न्स का स्टैट आएगा, दैट वुड बी अराउंड 165 मिलियन प्लस, ठीक है। और जो मैंने ये आपको फिगर कोट किया है, मतलब तकरीबन 16 साढ़े 16 करोड़ का, इसमें से 80% तक काम जो है वो आउटसोर्सिंग के थ्रू हो रहा होता है, लोकल हायरिंग नहीं होती। तो वो लोग इस चीज में नहीं पड़ते अनलेस के यू आर प्रोफेशनल। हमारे यहाँ कुछ मामलात हैं, पाकिस्तानियों ने जब ई कॉमर्स में भी गए और बहुत सारी चीज़ों में भी गए तो हमने अपनी इमेज
जरूर जो है वो खराब की है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं रियलिस्टिक बातें आपके साथ कर रहा हूँ, ठीक है। इवन जो हमारे बाकी लोग जो है डिफरेंट कंट्रीज में गए, वहां पे भी जाके जो मामला, तो दैट इज अ सेपरेट थिंग। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आपको सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है, तो फिर ये मैटर नहीं करता हजूर। दैट इज वाई वन ऑफ द रीजन इज कि हम इस कोर्स को कंटिन्यू किए हुए हैं। हमारा ये 18th बैच स्टार्ट हो रहा है। हमारे पास बड़ी प्रोफेशनल ऑडियंस आती है यहाँ पे। सीए एसीसीए के फाइनल मेंबर्स भी, क्वालिफाइड मेंबर्स आ रहे होते हैं, फेलो मेंबर्स आ रहे होते हैं, और बाकी ऑडियंस भी आ रही होती है। ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, दैट इज वाई हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो हो कि यहाँ से अनीक भाई सीख लेते हैं और बाद में जो है ना एक अमरीकी जो है उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, तो फिर तो हम भी इसको कंटिन्यू ना कर पाए। दूसरी तरफ बात यह है कि दिस इजंट अबाउट कि जस्ट आपको जो है वो एक यूएस नेशनल का ही काम करना है। क्या पाकिस्तान में लोग नहीं बैठे हुए जो यूएस के, जिनके ऊपर टैक्स की कंप्लायंस आती हैं? यहाँ पे ई कॉमर्स वाले नहीं बैठे हुए जो लोग यहाँ से अमेजोन, ईबे, एटसी, शॉपिफाई, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर टैक्स की कंप्लायंस आती है वहाँ की, और उनको टैक्स फाइल करवाना होता है। I फाइन, hope your question is addressed, brother. जी जी, थैंक यू, फाइन, थैंक यू। Thank you, जी। जी, next we have with us उजैर जफर साहब। जी उजैर भाई, जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह पाक का एहसान है। मेरे दो तीन क्वेश्चन है आपसे। सर, इन फर्स्ट क्लास हम जब ओरिएंटेशन हुई थी उसमें आपने एक बात की थी, एक लड़के ने कहा था कि हम जॉब करते हैं। आपने कहा मैं जॉब की तरफ मत हूं, मैं तो सबको रिकमेंड करता हूँ कि हम अपना स्टार्ट करें अपना ओन बिजनेस। हाँ, आपकी ठीक आवाज है। थोड़ी सी कम आ रही है। मैं आपका सिनेरियो तो समझ पा रहा हूँ, लेकिन अब थोड़ी सी, अगर आप कोई यूज कर रहे हैं गैजेट वगैरह, तो उसको रिमूव करके बात कर लें। अब आवाज आ रही है? जी जी। हमारी फर्स्ट क्लास में से अपनी बात की थी। तो सर अब जब मैं इस चीज़ को देखता हूँ, आज मैंने ये स्टेट्स देखी और स्टेट्स के टैक्स देखे। हम्म। कुछ स्टेट्स का टैक्स बहुत ज्यादा है, सॉरी, कुछ स्टेट्स की अपना ऑपरेटिंग फीस बहुत ज्यादा है, कुछ की अपना क्या अपना जब हम एक साल बाद स्टेट्स की फी करते हैं वो बहुत ज्यादा है, और कुछ का टैक्स हम्म। ही बहुत ज्यादा है। तो हम्म। सर आप क्या रिकमेंड करते हैं कि अगर मेरी कुछ सेविंग्स है उसके साथ मैं किस स्टेट में जाऊँ फर्स्टली, कि मुझे एक अच्छा अपना अपना अपने पैसे में अपना में जोड़ूं, फिर उसके बाद में दो और स्टेट की तरफ आऊँ। मैं फौरन तो नहीं चार पांच स्टेट की तरफ आ सकता। एग्जैक्टली। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे कोई एक आप स्टेट बता दें, दो ऐसी बता दें हम्म। कि जो आप अपना सर, समझते हैं कि इनमें आप बंदेंगे मुझे तो ये फिर मैं काम बताइए, करना आप चाहिए। पाकिस्तान से बैठ के काम करना चाह रहे हैं या जी कहाँ से कर रहे हैं? आप बिल्कुल, मैं यूएस में, बिल्कुल मैं इस पाकिस्तान? वक्त इस्लामाबाद में हूँ। मैं इस्लामाबाद में हूँ। इस्लामाबाद में। सर देखिए, वो कंफ्यूज स्टूडेंट्स बाकी भी हो रहे होंगे। हम एक दूसरे सिनेरियो में बात कर रहे थे कि आपको दो तीन स्टेट पे जाना है। आप यहाँ से जो बैठ के काम करेंगे, आपके ज्यादा चांस ये है कि आप ज्यादा कुछ ऐसा काम करेंगे जो कि सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में हो। ई बिल्कुल कॉमर्स का कर रहे हैं या कुछ ऐसा करेंगे, राइट? बिल्कुल। जी जी, मैं कह रहा हूँ आप ई कॉमर्स पे जाएंगे या कुछ ऐसी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में जाएंगे, राइट? मैं बिल्कुल। हाँ, तो सर एक स्टेट में आप रजिस्टर करेंगे और आप पूरे ऑल ओवर यूएस काम कर सकते हैं। वो एक डिफरेंट सिनेरियो था। ये पहली सही। क्लास है, ये थोड़ी सी क्लासेस आगे जाएंगी तो अब आप लोगों को समझ आना शुरू होगा कि हर सिनेरियो थोड़ा थोड़ा चेंज होगा और उसके साथ सारी चीजें चेंज होती चली जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक जो होगा। पाकिस्तान से काम करना चाह रहे हैं इनका 99% चांस ये होता है कि वो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री पे काम करें। सही। दे कैन डू wherever they want, ओके। बिल्कुल इनके लिए बिल्कुल। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने इस स्टेट में भी करना है, इस स्टेट में भी करना है, इस स्टेट में भी रजिस्टर करना है कंपनी। वो वाली रिस्ट्रिक्शन के लिए एक आती है रिस्ट्रिक्शन, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि वो किस चीज पे होती है, क्या होती है। अभी बताऊंगा तो आप और कंफ्यूज हो जाओ। जी बिल्कुल यस ठीक जी। हो गया। अच्छा सर, मुझे एक और क्वेश्चन है आपसे। जिस तरह मैंने यहाँ पे अब तक मैं टैक्स को देखा हुआ, टैक्स फाइलिंग की है, ठीक है, और अभी मैंने ये फॉर्म भी देखा है। अगर आपका गलती से कोई एरर हो जाए, उसको हम फिर अब तक में कैसे देखते हैं कि गलती से हमने कोई एरर कर दिया वो नेम में, अपना अमाउंट में, और हमने अपलोड कर दिया हो, फिर इसे हम कैसे देखते हैं? वो अमेंडमेंट कर सकते हैं। आपने अगर कोई गलती एरर की है तो वो मैं आपको सेशन में बता दूंगा उसको अमेंडमेंट कैसे करते हैं। एक फॉर्म जाता है, उसमें आप अमेंड कर देते हैं उसको। हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया। तो सर एक और चीज़ आपने स्टार्ट में बताई थी कि मैं कोई फॉर्म के हवाले से आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा, वो भी एक दफ़ा बता दीजिएगा। सर ये मैंने असाइनमेंट, ये अपने ज़रा आईआरएस की वेबसाइट पे जाना है, उसको देखना है।
ये सारे फॉर्म्स हैं जिनके नाम मैंने आपके लिखवाए हैं, इनको थोड़ा सा जरा बस आपने देखना है कि कैसे दिख। कौन से टैब में क्या आ रहा होता है? ये फॉर्म आपके जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है, दैट इज 1040, 1040 NR, 1120, 1065, 1120S, उनका ओवरव्यू की बात की है सर ने। और ये गूगल पे आप जाएंगे, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, वैसे डाउनलोड कर लें, अदरवाइज गूगल पे आप टाइप करेंगे तो आपके साथ जो है वो ईयर 2025 के फॉर्म्स आ जाएंगे, इनको आप जो है वो जरूर देख के आइएगा। अब्दुल रहमान साहब से बात करते हैं। जी अब्दुल रहमान साहब। जी सर, मेरा अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरा मोटिव भी ई कॉमर्स स्टोर ही है। तो हम्म आप जैसे कह रहे हैं कि 99% लोग सर्विस ही ऑफर करते हैं एलएलसी के थ्रू, हम्म लेकिन मेरा प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट है ज़्यादा। तो हम्म। इसमें अगर कोई हमारे पास टैक्सेशन के अलावा कोई प्रोडक्ट शू कर देता है या उसको कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो वो भी इसी चैनल के थ्रू हल होती है या किसी और चैनल के थ्रू हल होती है? वो नहीं लीगैलिटीज हम कैसे देखिए, हैंडल करेंगे? अगर कोई लीगैलिटीज में कोई मसला आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो वो आपको मैं सारी चीज़ें कराऊंगा। ये जो अभी मैंने कहा था कि अभी पास कर देते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को, उसका वही उसी से रिलेटेड आपने कर लिया। अगर आप एक एलएलसी, जैसे आपने एलएलसी टेक्सास में ओपन की, तो टेक्सास में एलएलसी ओपन करके ऑल ओवर यूएस आप अपनी चीज़ों को ट्रेड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे ठीक है। पास एक चीज़ और आ जाती है जिसको हम सेलर परमिट्स बोलते हैं। यस। उसका ये होता है कि अगर आप टेक्सास में बैठ के काम कर रहे हैं और आप बेच कैलिफोर्निया में रहे, तो कैलिफोर्निया आपको एक लिमिट तक अलाउ करता है कि $1 लाख तक आप बेच दें। आफ्टर $1 लाख आपको क्या करना है, आपको सेलर परमिट लेना पड़ता है वहां पे। तो जी ये सही थोड़ा सही। सा पहली क्लास है, अभी इसको पास ऑन करें इन चीज़ों को, जब हम आगे सर जाते एक रहेंगे तो ये सेकंड चीज़ें ऐड होती सेकंड रहेंगी। क्वेश्चन कर लेता हूँ फिर मैं। सर वो जी अगर जी। मैं सर्विस बेस्ड से इंडस्ट्री पे जाता हूँ, लाइक मैं वेब डेवलपमेंट कर सकता हूँ, तो मैं उसके लिए भी क्या वेब डेवलपमेंट के लिए भी मुझे एलएलसी रजिस्टर करनी पड़ेगी या उसके बगैर पाकिस्तान में भी काम कर सकता हूँ? पाकिस्तान से बैठ के आप काम कर सकते हैं, बट वेब डेवलपमेंट के लिए जो सॉफ्टवेयर हाउसेस है, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आपको ट्रस्ट नहीं करता वहाँ का क्लाइंट, जब तक आपकी एलएलसी ना हो। अब होगा ये कि आप किसी और नाम से उसको, वो क्या वेब डेवलपमेंट की सर्विस दे रहे हैं, तो वो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपकी वेबसाइट अपनी बनी हुई है। आपकी अपनी हम्म वेबसाइट बनी हुई है एबीसी लिमिटेड के नाम से, एबीसी एलएलसी करते हैं हम उसको, ठीक है। हम्म आप उसको जो इनवाइस कर रहे हैं, इनवाइस आप XYZ के नाम से कर रहे हैं, वहां पे फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट हम्म आ जाएगा। वो आप पे ट्रस्ट ही नहीं हम्म करेगा, वो कहेगा कि आप इनवाइस किसी और की भेज रहे हैं, मुझे पैसे आप कहीं और मांग रहे हैं, आप बात कोई और कर रहे हैं। तो इन जी सारी जी चीज़ों जी को जी। भी प्रोफेशनली जब आप काम कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। ठीक है जी। मिस रुकैया ग्रेट। बानो। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये क्वेश्चन पूछना था आपसे कि जैसे हम लोग ऑनलाइन कोई बिजनेस कर रहे हैं कि यूएस फर्म के साथ, तो जस्ट मैं एक आउटसोर्स कंपनी हूँ और मैं उनका टैक्स फाइल कर रही हूँ या रिटर्न उनके फाइल कर रही हूँ। तो मुझे क्या बेनिफिट होगा और टैक्स फाइल करने का? टैक्स फाइल करने का आपको क्या बेनिफिट होगा? हाँ, एज या अ उसकी सर्विस कोई प्रोवाइडर, पेमेंट होगी एज ए सर्विस प्रोवाइडर? एज अ सर्विस प्रोवाइडर आप उससे चार्ज करेंगी टैक्स फाइल करने के लिए। अच्छा। आप अपनी सर्विस फीस लेंगे, आपको ये बेनिफिट होगा। और अगर मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ किसी यूएस फर्म के साथ, तो मुझे भी टैक्स जमा करने पड़ेगा? नहीं, आप अगर बिजनेस करिए किसी और के साथ, तो आपको टैक्स नहीं देना। आप अच्छा। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा जरा आगे का कर लिया आपने। ये जब हम सारी चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे ये चीज़ें सारी अलाइन होती चली जाएंगी। अब इस पे भी हमें चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आप किस लेवल पे कर रही हैं, क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। ये सारा सिनेरियो, थोड़े थोड़े सिनेरियो से मेरा कोई टेंजिबल टैक्सेशन बिजनेस की नहीं है, आपकी लेकिन चीज मैं चेंज हो सिर्फ एक जाती ऑनलाइन सर्विस दे रही हूँ। एक ऑनलाइन है। एज ए ब्रोकर। आप एज अ फ्रीलांसर जॉब कर रही हैं उनके साथ, या फिर आप फुल टाइम कर रही हैं? फुल टाइम कर रही हूँ, आप ये समझ। फुल टाइम कर रही हैं, तो आप पे टैक्सेशन नहीं होगा ना फिर। आप पे टैक्सेशन, वो ठीक है। W2 आपको देते हैं या नहीं 1099 नहीं, देते हैं? मैं एक चीज आपसे पूछ रही हूँ, इसकी मुझे कोई नॉलेज नहीं है। अच्छा, चलिए जस्ट चलिए एक मिस। चीज मैं जानती ओके थी। मैडम मिस ये अच्छा, जब एक चीज। आगे थोड़ा अच्छा, एक चीज सर और मुझे पूछनी थी। आपने यहाँ पे ना एक इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप का आपने बताया और दूसरा कॉर्पोरेशन का बताया, पार्टनरशिप का आप जिक्र नहीं कर रहे हैं, इसकी कोई वजह? मैं पार्टनरशिप का मैंने बताया था। मैंने 1065 पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के लिए होती है, उसी को मल्टी मेंबर बोलते हैं मैडम। अच्छा मल्टी अच्छा, मेंबर ठीक है। जी। ये एक्चुअली मैं मैंने आपको ये कराया ना, ये पार्टनरशिप। अटेंड नहीं कर सकी, स्क्रीन सर ऑफ हो रही है बार नहीं नहीं, बार। कोई मसला नहीं है। जस्ट आपको कंफर्म करवा दें कि 1065 जो है पार्टनरशिप के लिए होता है, ठीक है, उसको मल्टी मेंबर बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है। ओके जी, मल्टी नेक्स्ट वी मेंबर। हैव मोहम्मद मोइन। जी मोइन मोहम्मद साहब। मोइन साहब। हाँ जी मोइन साहब लास्ट अपॉर्चुनिटी। अस्सलाम वालेकुम।
भाई आप अपनी बारी पे बोलेंगे माजरत के साथ, एक डेकोरम है क्लास का। मोइन साहब आप अवेलेबल हैं? ओके, मोइन इज नॉट इन क्लास। लेट्स मूव मलिक फॉरवर्ड टू मोहम्मद मलिक अब्दुल्ला साहब। मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। लेट्स सपोज मेरे पास एक क्लाइंट आता है, तो वो कहते हैं हम्म कि मैं यूएस में वेयर हाउसिंग बिजनेस करना है ऑल ओवर द 52 स्टेट्स। तो क्या 52 स्टेट्स में हमें एलएलसी रजिस्टर करवानी पड़ेगी या फिर हम सिंगल स्टेट में ही करवाएंगे, क्योंकि ये सर्विसेज सेक्टर में आता है, हम सर्विसेज दे रहे हैं। सर सर्विसेज के लिए आपने सिर्फ एक स्टेट में जाना है, अपनी एलएलसी रजिस्टर करनी है और काम स्टार्ट कर देना। वो सिनेरियो कहाँ चेंज होता है, वो जहाँ पे फिजिकल टेंजेबल चीजें आ जाती हैं वहां पे चेंज हो जाता है सिनेरियो। मतलब वेयर तो अभी एलएलसी आपके पास क्लाइंट आया है, उसने बोला कि मुझे स्टोर खोलना है, जहाँ पे स्टोर खोलेगा वहीं पे उसकी एलएलसी होनी जरूरी है। दोनों से स्टोर आई अंडरस्टैंड टोटली, वो वेयर हाउसिंग बिजनेस करना चाह रहे हैं जिसकी शिपिंग कंपनी, मतलब शिपिंग है ए टू जी 52 स्टेट्स में। तो उसका मुझे बताएं कि उसके लिए सर मेरे वेयर हाउस भी वहीं पे खुलेगा, वेयर हाउस में सामान रखेगा ना लाके, वेयर हाउस उसका उसी जगह पे खुलेगा जहाँ पे वो रह रहा है, या जहाँ पे जिसका आप एड्रेस यूज करेंगे उसी एड्रेस पे आपका एलएलसी बनेगी। तो इसका मतलब 52 एलएलसी बनानी पड़ेगी ऑल ओवर द यूएसए सर्विसेज के लिए। सर ऑल ओवर द यूएस नहीं चाहिए, जहाँ पे वेयर हाउस खुलेगा वहां पे चाहिए आपको। नहीं सर, देखें जो सर्विस होता है ना वेयर हाउसेज बिजनेस, ऑब्वियसली एक स्टेट से तो ऑर्डर नहीं आना, हमें 52 स्टेट्स में कहाँ जहाँ से मर्जी ऑर्डर आना है। तो ऑब्वियसली उसके लिए फिर डिफरेंट होंगी शिपिंग एड्रेस वगैरह, और शिपिंग जो हमारी सर सर अभी ऑर्डर अभी मैंने फुलफिलमेंट करना सबमिट डिफरेंट की, चीज है। ऑर्डर कंफ्यूज कर रहे हैं फुलफिलमेंट मलिक करना साहब, ये आगे डिफरेंट जाके चीज है। चीजें डिस्कस होंगी। वेयर हाउस आप एक कंफ्यूज हो रहे हैं आप इस टाइम पे, ये थोड़ा सा टाइम निकलेगा, आप चीजें और समझेंगे फिर आपको समझ आएगा। जीशान खान, ये बहुत नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी, मतलब बहुत बेसिक हैं आप। कोई मसला अस्सलाम नहीं है, वालेकुम। वी आर हियर टू एंटरटेन जो। जी जी जीशान। जी जी अस्सलाम जिशान खान वालेकुम। साहब। जी जी वालेकुम सर, सलाम। मैंने जो है मेरे दोस्त हैं वहाँ पे ना, उनका ऑटो इंश्योरेंस की उन्होंने फ्रेंचाइज ली हुई है मिशिगन में। तो मैंने उनसे कॉल की, मैंने कहा भाई मैं ये कोर्स कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि भाई आप आपका भी टैक्स रिटर्न, आपके एम्प्लॉयज़ का और आपकी कंपनी का और आपके जो जो दोस्त हैं अहबाब हैं उनको आप मुझे रेफर करें। तो वो मुझसे कह लेंगे भाई देखें यहाँ पे ये होता है मसला कि हम लोग यहाँ वाले चाहते हैं कि जो भी हो ना टैक्स रिटर्न वाली कंपनी, तो वो यहाँ पे अवेलेबल हो, ताकि अगर कल को कोई वो गलती करता है या गलत टैक्स फाइल कर दे या कुछ और करे, तो हम उसको पकड़ तो सकें या उस पर जनाब वाली हम वो कोई केस कर सकें। तो वो तो ये बातें कर रहे थे। मैंने कहा भाई ये तो एक अलग ही सिनारियो है। जिशान साहब मैं आंसर करता हूँ इसको, बहुत अच्छा, ये बाकियों के लिए भी बहुत अच्छी एडवाइस है। आपका कोई भी करीबी रिश्तेदार, कोई भी दोस्त जैसे ये बता रहे हैं, वो आपको टैक्स रिटर्न कभी नहीं देगा। अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा। इसका एक जवाब ये है। दूसरा जवाब ये है कि उनको आप कहिएगा कि जब टैक्स रिटर्न मैं फाइल करूंगा तो पीटीआईएन उस पर मेरा लगा होगा, इफिन मेरी कंपनी का यूज हुआ होगा। तो कोई भी अगर आएगा पकड़ने के लिए तो वो आप उसको कह सकते हैं कि ये बनाने वाले ने गलती की है, वो आप भी बात आएगी, उस पे बात आएगी नहीं। लेकिन लोग यहाँ पे घुमाने के लिए क्या करते हैं, रिश्तेदार कभी या क्लोज फ्रेंड्स आपके नहीं चाहते कि उनकी इनकम आपके पास डिस्क्लोज हो, क्योंकि यूएस अच्छा में सही। इनकम जो है वो बहुत बड़ी बड़ी इनकम्स होती हैं। मतलब एक नॉर्मल बंदा भी जो है, जो इंश्योरेंस का आप बता रहे होती महीने का आराम से 25-30 हज़ार डॉलर बना रहा होगा, लेकिन ये नहीं सही चाहते। टैक्स वाले के पास आपकी सारी डिटेल होती है, आपकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं, क्या चीजें, इसलिए कभी भी ओ रिश्तेदार और अच्छा, आपके फ्रेंड्स कभी नहीं देते आपको। यानी ठीक है, इसका करीबी जानने टेक्निकल वाले। मैंने आंसर भी आपको दे दिया है। टेक्निकल आंसर ये है कि अगर कोई भी आगे आगे बोलता है तो आप टेक्निकली उसको काउंटर करेंगे कि पीटीआई इन आपके टैक्स रिटर्न में यहाँ पे फॉर्म खुला हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ पीटीआई इन कहाँ लगता है। ये देखिएगा, ये आएगा यहाँ पे, ये देख रहे हैं ये नीचे ये क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, एक मिनट सॉरी, सर ये जूम। देखें ये क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा। ये सर जूम नहीं हो रहा है, ये सर मैं लैपटॉप में कंपनी का यूज कर रहा हूँ खैर ये पीटीएन आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है, आपके डिजिटल ये सिग्नेचर आपका होते ये रहा हैं, है, जो यहाँ भी पे बंदा जो पढ़िएगा, ये देखिए ये सर्विसेज क्या दे रहा लिखा है। हुआ है, पीटीआईएन। जो भी आप सर्विसेज देंगे यहाँ पे आप पीटीआईएन लिखते हैं, एक नंबर होता है, ये अभी मैंने नंबर वैसे ही लिख दिया रैंडम। यहाँ पे नंबर आएगा, यहाँ पे आपका नाम आएगा, सारी चीजें आपकी होती हैं। तो जब भी कोई पेड बनवा रहा होता है किसी को पैसे देके, तो उसके ऊपर लाइबिलिटी नहीं आ रही होती, वो फिर थ्रू किस पे कर देता है, जिसने बनाया होता है उसमें। ठीक है अच्छा सर। अच्छा। जी सर, जी सर। चल थैंक यू। चले सर, थैंक थैंक यू यू। जी। जोमी वाले जी भाई। शौमी सर, प्लीज नाम अपना चेंज कर लिया करें ताकि हमें आइडिया हो जाया करे। राफे,
आप पूछे राफिक। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है वो टेक्सास में है, ठीक है, तो अगर उसने वहाँ पे अपनी फॉर एग्जांपल एस कॉर्प या एलएलसी फॉर्म की हुई है, लेकिन वो अपने गुड्स परचेज कर रहे हैं ओहायो से, तो उसके लिए कंपलसरी है कि वो ओहायो में भी अपनी कंपनी एलएलसी फॉर्म करेगा, या एक ही उसके लिए टेक्सास में बस इनफ होगी? टेक्सास में ही सही है, उसको वहाँ पे परचेज अगर कर रहा है तो उस पर उसकी कोई कंप्लाइंस नहीं है कि उसको एलएलसी वहाँ पे भी चाहिए। ये आप लोग जो जा रहे हैं वो सेल्स टैक्स की तरफ ज़्यादा लेके जा रहे हैं, ये आगे का टॉपिक है बहुत। ये इकरा रजाक सर, इतने एडवांस क्वेश्चंस को एंटरटेन नहीं करते। इकरा रजाक। जी मिस इकरा रजाक। ओके, मोहम्मद अशफाक। मोहम्मद अशफाक साहब प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मुझे पूछना है कि हम ये कोर्सेज आपसे लेने के बाद सेल्फ इक्विप हो जाते हैं कि वहाँ की रिटर्न को टैकल कर सकें, तो क्या यूएस के अंदर कोई रिक्वायरमेंट है कि वहाँ का सीपीए होना या कोई लाइसेंस होना जरूरी, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में या चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, या फिर आईटीपी होना जरूरी है, जो इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का लाइसेंस होता है लेट मी एफबीआर आंसर साद भाई। अच्छा, लेट मी आंसर इशफाक नहीं, भाई। इसका जो इसका सेकंड आपके लास्ट पास। क्वेश्चन था, एक तो यार साद भाई, आपको आवाज आ रही है? जी जी मुझे आ रही है लेट आवाज़, मी ये जो आंसर। सेकंड लास्ट ओके, क्वेश्चन था। ओके ओके ये आप करें इसी के आंसर। मुतल्लिक था। ठीक है, जी आपकी एक, चाहे आप एज ए, ये टैक्स प्रिपेरर का कोर्स है, पहले आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए दैट दिस कोर्स इज फॉर टैक्स प्रिपेरर। ठीक है, आप बेसिकली सबमिट नहीं करते, लेकिन आपके पास सर्टन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, सर्टन आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं जो आपको फाइलिंग भी अलाउ करते हैं। क्योंकि यहाँ बैठ के अगर आपने ई फाइल करना है तो टेक्निकली आपको इफ इन चाहिए होता है, बट देयर आर सर्टन सॉफ्टवेयर कि जो आपको सब्सक्रिप्शन बेस पे फाइलिंग भी अलाउ करते हैं। लेकिन मैं ऐसा सब नहीं है समझ कि गया हूँ। कोई भी बंदा उठाएगा, कोई भी बंदा उठेगा और वो रिटर्न फाइल कर देगा। उसके लिए पहले आपकी आईआरएस के साथ रजिस्ट्रेशन होती है, बिकॉज फॉर्म के अंदर पीटीआईएन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ये आपकी डिजिटल सिग्नेचर है, जो आपका पीटीआईएन कोड है, जो आपका नंबर है। ठीक सर है, सर तो ये ईए होना या सीपीए होना जरूरी नहीं है। हाँ, सीपीए और ईए एक मोस्ट प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन है। ये फेडरल लेवल पे ऑपरेट कर रहा होता है, सीपीए जो है वो स्टेट लेवल पे ऑपरेट कर रहा स्टेट होता लेवल है। पे। जी ठीक है, और ये भी हम करवा रहे हैं। लाइक इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन टू बिकम एन ईए, आप लाइसेंस याफ्ता होने चाहते हैं, आप आईआरएस के साथ एज ए ये रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, इनरोल्ड एजेंट, उसके बाद बेसिकली क्या होता है, फर्क क्या होता है, प्रिपेरर जो होता है वो टैक्स लिटिगेशंस को नहीं देख सकता, इनरोल्ड एजेंट देख सकता है। आप क्लाइंट की लिटिगेशन कोई आ गई है, उसकी कोई मिस स्टेटमेंट्स आई हुई हैं, उसको पेनल्टीज आई हुई हैं, ठीक है, आईआरएस के सामने अगर आपने उसको डिफेंड करना है तो यू शुड हैव अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये भी हम ऑफर कर रहे हैं। जजाकल्ला, बस मुझे यही पता करना था। बेसिकली मैं एसीसीए हूँ खुद, और मैं एक यूके फर्म के साथ काम कर रहा हूँ उनका, क्योंकि मुझे आइडिया है यहाँ पे यूएस में लेसेट के जरिए एक तो थोड़ा सा मैंने काम करके देखा हुआ है। तो मैंने सिर्फ इसलिए पूछा कि मैं एक चीज को लर्न करता हूँ, एफर्ट करता हूँ, उसके बाद कोई ऐसी चीज होगी कि मेरी फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस। आप बड़े कॉन्फिडेंटली इशफाक भाई आप सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। आप माशाल्लाह से एसीसी हैं, आपके लिए तो बीपीओस के दरवाजे बहुत खुले होंगे, मैं सही कह रहा हूँ। और मैं सर बड़े कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हमारे इससे पहले जो है वो 17 बैचेस के अंदर अप्रोक्सीमेटली मैं कहता हूँ 1500 स्टूडेंट हमने पास आउट किए हैं, और बड़ी अच्छी हमारे पास फीडबैक भी है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे वर्थ जिस चीज़ की है ना, वो आपके स्किल सेट की है। दूसरी तरफ अगर कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट है भी, तो वो सिर्फ आपके लिए पीटीआईएन की, और पीटीआईएन लेने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगेन, उसके लिए जरूरी नहीं है कि यू शुड हैव सीए और एसीसीए और सीपीए, या आपने कोई बैचलर्स किया हो। पीटीआईएन कोई भी ले सकता है। राइट सर, वो भी राइट, हम बिल्कुल आपको ठीक होगा। बताएंगे कि पीटीआईएन आपने कैसे लेना है। डन सर। मैं क्योंकि आपसे पहले मैंने ना यूके का कोर्स किया था, तो उसी की बेस पे मुझे बल्कि बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह पे कर रहा है। आईसीटी से मैंने यूके का टैक्स कोर्स लिया था, क्योंकि बेसिकली परवेज एसीसीए साहब से बहुत दिल से पढ़ाते हैं। मरवत साहब बड़े अच्छे, उनके साथ एक बड़ा करीबी ताल्लुक निकल आया। मरवत साहब के जो टीचर हैं वो भी मेरे कोलीग हैं, एक्स कोलीग हैं, बड़े भाई माशाल्लाह। दोस्तों की तरह हैं सर अजीज और मान साहब। क्योंकि मैं खुद एजुकेशन इंडस्ट्री में रहा हूँ, तो इसलिए मुझे था आइडिया। तो मैंने इनके साथ जो लिया, उसका मुझे कोर्स बड़ा फायदा किया उसने मुझे। मैं अभी एक फर्म के साथ बड़े अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ अर्न कर रहा हूँ।
तो इसी बेस पे मैं चाह रहा था कि क्यों ना एक यूएस मार्केट को भी बीच में टच किया जाए, क्योंकि यहाँ बूमिंग और बहुत ज्यादा है। यूएस की मार्केट, इशफाक भाई सॉरी इंटरप्ट कर दिया, यूएस की मार्केट यूके से बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। यस, आई डू बहुत बड़ी एग्री। मार्केट है, ठीक है। ऐसा ही है, और ऐसा ही दूसरी तरफ यह है कि मैं यही आपकी बात, क्योंकि अभी आपने माशाल्लाह कहा कि आपने कोर्स किया है, फिर आप एक फर्म के साथ अटैच हो गए, आई विल हाईली इनकरेज जो लोग अभी सुन रहे हैं, कल को आपने जाना है, यस यू कैन गो फॉर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, आप फ्रीलांसर के तौर पे, देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको काम मिल जाता है। ऑफ कोर्स ये आपकी कैपेबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइंट इंगेजमेंट भी एक आर्ट है। जिस तरह है। यहाँ यस, क्लास शुरू होने के अंदर एक भाई ने जो है वो सवाल किया था जी 1040, भाई आपके फॉर्म की प्रोनाउंसिएशन ही ठीक नहीं है तो क्लाइंट आपको काम कहाँ से देगा? मतलब यस, ऑब्जेक्ट बिल्कुल करने सही। वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। ये आपकी कुछ प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस होती हैं, तो जितना अच्छा आपको अपने सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कमांड होगी उतने ज्यादा चांसेस होंगे। ऑन दी अदर एंड, जो मैंने कहा कि आई विल हाईली रिकमेंड कि भाई अगर आपको किसी बीपीओ सेटअप में कम पैकेज के ऊपर भी अगर इंडक्ट होते हैं आप, तो आप बिल्कुल जाएं उसके लिए, अपने आप को पॉलिश करें। वहां पे आपको क्लाइंट ढूंढ के नहीं लाना। इशफाक साहब, जिस फर्म के साथ आप काम कर रहे हैं, क्या आप उनके लिए क्लाइंट ढूंढ के लाते हैं? नहीं जी, मुझे उन्होंने क्लाइंट्स दिए हैं जी, तो ऑलमोस्ट मैंने उनके 70 क्लाइंट्स की जो है क्या एग्जैक्टली कहते हैं, सिक्स ठीक, हंड्रेड। तो उनके पास ऑलरेडी क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है। यस, तो ये यस, वजह है कि आपके आपके हर रोज एक नई प्रेपोजिशन के ऊपर काम करने को मिलता है, ठीक है। आप यस। अपने आप को पॉलिश करें, फिर उसके बाद आप जाएं इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस की तरफ। हम और भी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रहे होंगे, जिस तरह अभी एक भाई ने अपने किसी कोलीग की बात की थी, तो हर एक जो आपका बाहर बैठा हुआ रिलेटिव कोलीग जो है वो उस माइंडसेट के साथ नहीं बैठा हुआ, ठीक है। आपने डिफरेंट सीपीए फर्म्स को कैसे अप्रोच करना है, इवन उन कोलीग से भी कैसे काम लेना है, वी विल डिस्कस इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक होगा सर, बिल्कुल ठीक। मैं थैंक यू। आज ट्रायल क्लास थी तो मैंने इसलिए ज्वाइन किया। अब मेरा प्रोग्राम है, क्योंकि मैंने एक दो रिटर्न पकड़ी थी, उनको देख रहा था, तो मैंने कहा यार क्यों ना कोर्सेज को पहले करके ना You जरा must have my रेडी। number, otherwise I am sharing here my number. आप इशफाक भाई जरा मुझे एक टेक्स्ट तो ड्रॉप कीजिएगा, ठीक है। जी जी नीड जी टू जी, डिस्कस, मैं बिल्कुल मैं आपको सर करता आप हूँ। जरूर कीजिएगा। हाँ, मुझे नंबर यहाँ पे और आप मैंने जूम जूम में भेजा है, मैंने चैट में, जूम चैट में देखेंगे आप। मैं चैट में से भी ले लेता हूँ। जी थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव विद अस शॉमी। और यकीन माने हमने इशफाक साहब को कोई पे नहीं किया, वो हमारी प्रमोशन नहीं कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट हमसे सेटिस्फाइड होते हैं तो वो आके नहीं नहीं अपना नहीं, वल्ला फीडबैक वल्ला इसमें कोई लगी लिपटी नहीं है। मैं एक तुर्किश बंदा है जिसकी फर्म है एटीए के नाम से सर और एडम सन्स के नाम से यूके में, उनके साथ सर काम कर रहा हूँ। और इसके बाद यह है मरवत साहब के साथ बाद में इंट्रोडक्शन हुआ कि ये अजीजुर रहमान साहब के रूममेट हैं, तो मुझे तो तब पता चला। वरना उन्होंने कहा जी आप अब्दुल रहमान साहब को जानते हैं जो राइस कॉलेज वाले। मैं कहा यार लाले से जी जी पूछना, जी, अशफाक भाई से बात हुई थी, तो वो खुद ही बता देंगे सारी चीजें। सही तो हो गया। इसलिए रियाज साहब इन सब के टीचर हैं, हमारे भी टीचर हैं, तो बड़ा एक बिल्कुल अच्छा रिलेशन बना। उसके बाद मैंने ये ट्रेनिंग लेके सर्च शुरू की, तो मुझे किसी ने सही। कहा यार एक फॉर्म के अंदर एक ऑप्शन है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम आपका सीवी रेफर कर सकते हैं। मैंने कहा यार भेजो। तो उनके डायरेक्टर ने इंटरव्यू किया, चीजें की, उसने कहा यार आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, चलें आप हमारे साथ स्टार्ट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा पे भी कर रहे हैं और लर्निंग का बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। मैं समझता हूँ इस कोर्स के बाद आपको 1-2 साल एटलीस्ट लगाने चाहिए, जो मेरी अपनी फाइंडिंग है कि आप तो तमाम चीजों से गुजर जाते हैं, ये डिफरेंट किस्म आपने की बहुत अच्छी एंटिटीज। बात की इशफाक भाई, सॉरी वंस अगेन फॉर इंटर, आपने बहुत अच्छी बात की है। वो पता क्या है, आप जब भी कोई नया स्टार्टअप ले रहते हैं ना, तो भाई आपको पेशेंस का मुजाहिरा हाँ करना पड़ता है, इट यार, टेक्स मुझे असल टाइम। में इधर से आवाज आ रही थी, आपके क्वेश्चन नहीं समझ आते मुझे मैं इसलिए। आपका, मैं सर समझ गया हूँ, मैं उनका क्वेश्चन भी एड्रेस कर रहा हूँ। तो इशफाक भाई, इट टेक्स टाइम क्लाइंट बिल्डिंग के अंदर। इवन मैं कहूँ कि अगर एक सादा सी मिसाल दूं ना मैं, आपने गली मोहल्ले के अंदर सर आपने स्टोर भी खोलना है ना, तो ऐसा नहीं होता कि आपके पास सारे मोहल्ले के क्लाइंट एक ही दिन आ जाएंगे, ठीक है। लोगों बिल्कुल ऐसे और ऑलरेडी देयर आर स्टोर्स जहां से वो सेटिस्फाइड हैं, वो आप सामान ले रहे होते हैं, ठीक है। आपने अपने बर्ताव से, आपने अपनी प्रोफेशनल अप्रोच से, आपने अपनी क्वालिटी से क्लाइंट लेके आना होता है, तो थोड़ा पेशेंस का मुजाहिरा करना पड़ता है। अब हमारे यहाँ माशाल्लाह से सिनेरियो ये है कि वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इधर हम कोर्स पास करेंगे और उधर जो है ना बुछाड़ हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। इट टेक्स थोड़ा सा टाइम लगता है। जो सर आपने बिल्कुल। एक बात की है इशफाक भाई के मतलब आपकी सीवी रेफर की गई, मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ जो यूएस टैक्स के स्टूडेंट्स हैं, कि देखिए हमें भी फर्म्स अप्रोच करती हैं। स्टिल अभी भी मैं एक अपॉर्चुनिटी जो है वो अपने पुराने स्टूडेंट्स के साथ ऑफ कोर्स जो है मैं शेयर करने वाला हूँ, वो लोग जो कोर्स कर चुके हुए हैं। तो हमें फर्म्स अप्रोच करती हैं, जो यहाँ पे बीपीओ सेटअप्स ऑपरेट हो रहे हैं, वो लोग अप्रोच करते हैं कि हमें स्किलफुल रिसोर्सेज चाहिए।
तो हम यहाँ तक आपको बिल्कुल जो है वो आपके साथ एक कॉपरेशन, एक जो तावन है वो जरूर कर रहे होंगे। दिस इज नॉट अ कमिटमेंट कि हम आपकी जॉब करवाएंगे, लेकिन हमें फर्म्स अप्रोच कर रही होती हैं, वो कमिटमेंट, वो अपॉर्चुनिटीज हम आपके साथ शेयर करते हैं। बाकी इंटरव्यूअर को कैसे इम्प्रेस करना है, जॉब कैसे क्रैक करनी है, दिस इज अप टू यू ब्रदर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक है। ये बहुत अच्छी है, और मैं समझता हूँ कि बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है कि हमें वो चीजें यहाँ पे अवेलेबल हो गई हैं जो नॉर्मली लेना बड़ा मुश्किल होता था। किसी दौर में CFC करने के लिए कनाडा से तो बड़े पापड़ बेलने पड़ते थे जब हम मैं पढ़ते यहाँ थे। पे एक बात कहना चाहूंगा कि वी आर कमिटिंग लाइक ईए प्रेपरेशन फ्रॉम लास्ट ईयर। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कोई भाई जो है वो बैच 6-7 की जो है वो ओरिएंटेशन सुनेगा, तो मैं वहां पे भी कह रहा था कि हम शुरू करने वाले हैं। लेकिन ईए की प्रेपरेशन हमने इस वजह से निशेर जो है वो स्टार्ट करवाई। उसकी वजह ये थी कि उसके फिजिकली एग्जाम होते थे, 5 कंट्रीज के अंदर उसके एग्जाम होते थे, ठीक है। एंड उसकी वजह से जो है वो पॉसिबल नहीं था, हर बंदे के लिए जाना पॉसिबल नहीं। और महज आपने एग्जाम देना है तो इस वजह से आपको वीजा नहीं मिल जाता, चाहे यूएसए की बात करें, कनाडा की बात करें, इंडिया के साथ वैसे हमारे टाइज अच्छे नहीं है। अभी यह है कि ईए के लिए बहुत ज्यादा एस्पायरेंट्स हैं। तो अभी यह है कि ईए का एग्जाम भी आईआरएस ने जो है वो ऑनलाइन कर दिया है, और मैं आपको तसल्ली से कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि वो ऑनलाइन करने की वजह क्या है, उनको प्रोफेशनल्स चाहिए, उनको क्वालिफाइड लोग चाहिए हैं। दैट इज वाई कि वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं कि ठीक है भाई, आप ऑनलाइन क्रैक करें एग्जाम और आप लाइसेंस लें और आप प्रैक्टिस करें। तो ईए की भी अब हम प्रेपरेशन जो है वो ऑफर कर रहे हैं। सर थैंक यू बिल्कुल ठीक इशफाक है भाई, सर। उसको टॉकिंग टू यू। सर सेम है सर, थैंक यू सो मच सर। अपना नाम बता दीजिए प्लीज, मैंने लेट ज्वाइन मोहम्मद किया था आमिर। मुझे। मोहम्मद आमिर सर, मैं आपका नाम से सेव करके अपना नाम से आपको मैसेज कर रहा हूँ। जी जज़ाकल्लाह। जी जरूर, थैंक यू, थैक यू। ओके। जी हमारे साथ हैं उजैर जफर। जी उजैर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अभी आपने दो बातें की सर, एक आपने बात बीपीओ की थी, बीपीओ के साथ आप अपना में ज्वाइन करें। सर वो बात मुझे बिल्कुल भी नहीं आई थी समझ। सॉरी, दोबारा आप पूछिएगा। सर आपने अभी बात की थी अशफाक भाई के साथ अपना में बीपीओ की कि आप हाँ, सबसे पहले एक कोर्स ज्वाइन करें बीपीओ में जाए, वहां पे सर हम ठीक अपना है। में कैसे इन हो सकते अच्छा, हैं। मैं आपको समझाता हूँ। बीपीओ की फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। ठीक है। अब इसमें सिनेरियो क्या है कि एक फर्म जो है वो यूएसए में बैठी हुई है, जैसे मैंने अभी नंबर ऑफ रिटर्न्स भी बताई, और ये कोई मैं एग्जेजरेटेड क्लेम नहीं कर रहा हूँ। माशाल्लाह आप हर बंदा जो है वो इतना तो जो है वो टेक्नोलॉजी से फेमिलियर है, वो गूगल करके स्टैट्स देख सकता है, ठीक है। अब उसके पास वहां पे यूएसए में बहुत ज्यादा क्लाइंट्स हैं। उन क्लाइंट्स को कैटर करने के लिए ऑफ कोर्स उसको उतनी ही बड़ी टीम चाहिए। लेकिन जब वो टैक्स अकाउंटेंट्स को, टैक्स एडवाइजर्स को, टैक्स एसोसिएट्स को रखते हैं तो वो उनको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, बिकॉज ये प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हैं। वहां पे आपको पता है लेबरर क्लास की भी एक मिनिमम वेज है। एक बंदा जो मैकडोनल्ड पे या किसी कार वॉश पे या किसी फ्यूल स्टेशन, गैस स्टेशन पे जो है वो अगर सर्विसेज दे रहा है ना, तो उसको भी मिनिमम वेज मिल रही होती है। हमारे यहाँ भी मिनिमम वेज की अनाउंसमेंट होती है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, ये एक सेपरेट सब्जेक्ट है। लेकिन वहां पे ये वायलेशन वाले सिनेरियो इस तरह से होते नहीं है। तो ये लोग बेसिकली प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हैं, ये उनको कॉस्टली पड़ते हैं। अगर वहां पे उनको एक टैक्स अकाउंटेंट हायर करना है, वो $5,000 में पड़ता है। काम भी उसके पास बहुत है, उसको 10 लोगों की टीम बनानी है। तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे कंट्रीज में अपने सेटअप लगाते हैं जहां पे उनको चीप लेबर मिल जाती है, लाइक पाकिस्तान, लाइक इंडिया। इंडिया हर साल तकरीबन कोई 800-900 लोगों का बैच ईए का जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि ईए के फिजिकल एग्जाम पहले इंडिया में भी हो रहे थे। तो उनका मेजर काम आउटसोर्सिंग के थ्रू हो रहा है। वहां पे उन्होंने एक टैक्स अकाउंटेंट को $5,000 पे करना था, लेकिन पाकिस्तान में वो एक बंदे को, जो वेल क्वालिफाइड बंदा है, ठीक है, और जिसको टैक्स की प्रैक्टिकली आता है ये स्किल सेट, अगर वो यहाँ पे $1,000 भी ऑफर करते हैं तो सर पाकिस्तानी मार्केट में ये बहुत अच्छा पे पैकेज है। और ये आपको भी पता है कि $1,000 कन्वर्ट होके पीकेआर में कितना बनता है। तो इस सिनेरियो में मैं कह रहा था कि आपको बीपीओ सेटअप में कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जरूर जाएं, वो आपको अच्छा पे बैक कर रहे होते हैं। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। शॉमी वाले भाई अभी अगर हमारे साथ हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज वी गोना रैप अप दिस क्लास। कल हम मिलेंगे इंशाल्लाह जी। जी पूछिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज आ वालेकुम रही अस्सलाम। जी जी। जी। मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है कि अब जो मैं जो लॉयर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो, लेकिन मैं ठीक जो है, पाकिस्तान टैक्स को ना डील डील जो है कर रहा हूँ मैं कर यहाँ रहे पे, हैं, आपको पता है ये ठीक भी है। पाकिस्तान में जो है टैक्स सीजन अभी स्टार्ट हो चुका है। जी ऐसे ही तो है। अब जो बंदा यूएस से में भी डील करने के लिए इंटरेस्टेड है और जो आता है न्यू न्यू फ्रेश ही आता है,
कि वो यूएसए का टैक्स सीखना चाहता है और उसके पास कोई यूएसए में वैसे तो कोई बिजनेस भी नहीं है और ना कोई क्लाइंट है, मैं तो समझ गया। आप उसके लिए जो है क्या गाइड करेंगे कि वो हमें कैसे बाहर के क्लाइंट्स देखिए हमें मिल मैं सकते हैं? हमारे हर बैच में कुछ दोस्त होते हैं, कुछ वकला हजरात होते हैं जो हमारा ये यूएसए का और इंटरनेशनल में, चाहे वो यूके का हो केएसए का हो, ठीक है, ये कोर्सेज ले रहे होते हैं। और उनमें से जो वकला ले रहे होते हैं, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, कि वो ऐसा है कि एक फ्रेश वकील आके नहीं करता, ठीक है, जो यानी ऑलरेडी टैक्स प्रैक्टिस में नहीं है। सिविल क्रिमिनल वाले तो होते हैं, हर बंदे ने प्रैक्टिस की होती है, लेकिन जो वकला इंटरनेशनल की तरफ जा रहे होते हैं, ये वो होते हैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान में टैक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनको टैक्स की अच्छी तरह से नो हाउ है, ठीक है। क्योंकि टेक्निकली वकला के लिए सब्जेक्ट उस तरह से टैक्स का नहीं है। मेरी बात को जो है ना बुरा मत मनाइएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर गेम होती है। वकला ने अकाउंटिंग, फाइनेंस, कॉमर्स नहीं पढ़ी होती है भाई। आपके सामने एक बड़ी सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी कंपनी की रख दी जाए, आपको उसके इंटरप्रिटेशन में दिक्कत आ रही होती है। मैं यही जानना चाह रहा था कि यहाँ पे तो इधर तो आपको पता है कि पाकिस्तान आपके टैक्स इज सवाल के डिफरेंट फ्रॉम जवाब की तरफ भी आता हूँ, मैं उस तरफ भी आता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको ये बता दूं, आपका नाम क्या है भाई? जी नहीं, मेरा मोहित है, मोहित। मोहित, अच्छा, मैं आपको ये मोइज है या मोहित है, चले माजरत अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें सिनेरियो ये है कि भाई हमारा टैक्स सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, एज कंपेयर टू बाकी जो कंट्रीज हैं जिसमें से 5 के तो हम खुद भी करवा रहे हैं, ठीक है। हमारा टैक्स लैंडस्केप जो है ना वो बहुत कम्प्लेक्स है, बहुत रिजिड है, बहुत इवॉल्विंग है, इसके अंदर बहुत रैपिड चेंजेस आती हैं। अगर आपको ऑलरेडी पाकिस्तान टैक्स के ऊपर एक आप उसमें सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होने वाला। और सीधी सी बात है कि ये फाइलिंग जो है वो सॉफ्टवेयर बेस हो रही होती है। जिस तरह आयरस यहाँ पे कैलकुलेशंस करता है, इसी तरह वहां पे सॉफ्टवेयर भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है। कोई आपको फिगर कैलकुलेट नहीं करने हैं, जस्ट आपको डाटा पंच करना है। जी जी, यहाँ पे ना बहुत से जो स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका भाई जो है कॉमर्स का बिजनेस चल रहा है या फिर डिफरेंट फर्म्स के साथ भी जुड़े हुए हैं, वो तो ऑफ तो कोर्स मैं डाइवर्सिफाइड ऑडियंस होती है, लेकिन आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं मुख्तरन आपको इसके ऊपर यही कहूंगा, आप बड़े इजीली इसको जो है वो सीख सकते हैं। तो आप यही चीजें कहते हैं कि मैं इसके ऊपर राइट पाथ पे हूँ, मैं मतलब ये इंटरनेशनल में जाना है तो हाँ, अगेन एक इंटरेस्टिंग सवाल इसमें से निकलता है कि ठीक है, मैं पाकिस्तान का तो कर रहा हूँ, बाकी मुझे किस कंट्री का करना चाहिए। तो अगर 5 कंट्रीज का हमारे पास है, उसमें भी मैं रैंक करूँ, नॉट बिकॉज के इस टाइम मैं आपके साथ यूएस टैक्सेशन की क्लास में जो है वो मुखातिब हूँ। इंटरनेशनल में भी यूएस की मार्केट बहुत बड़ी है, मैं इसको हमेशा टॉप पे रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका यूके आ जाता है, फिर आपका यूएई आ जाता है। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स के एक मार्केट कितनी फ्लक्चुएट हो रही है। तो ये वाला कोर्स करने के बाद मुझे क्लाइंटेज को बाहर के यूएसए के क्लाइंटेज के साथ कैसे मैं वो जो मुझे जो साथ में देयर एंगेज आर हो सके? मल्टीपल प्लेटफॉर्म ब्रदर, देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म। अपवर्क है, फाइवर है, लिंक्डइन है, इंडीड है, ग्लासडोर है, एंड देयर आर मेनी अदर्स। ये भी ड्यूरिंग द कोर्स भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। बाकी एक आपकी एफर्ट भी इन्वॉल्व होगी, लेकिन उन सारी चीजों से पहले जो एक चीज है, दैट इज कॉल्ड प्री रेक्विजिट, कि आपको पहले स्किल सेट के ऊपर कमांड हासिल करनी है, उसके बाद आप जाएंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। ओप्पो एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक F15, क्वेश्चन। जी आपके सवाल की तरफ आते हैं, बस 1 मिनट मुझे दे दीजिएगा। ओप्पो वाले भाई हैं, ओप्पो वाले भाई हैं कोई हमारे पास? ओप्पो F15। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था। तो जैसे जब भी हम ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम जैसे यूएसए में सर्विसेज देना चाहेंगे तो उसके लिए एलएलसी क्रिएट करनी फॉर्म करनी पड़ेगी या जरूरी नहीं है, वंस अगेन जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से बैठ के अगर आप एलएलसी की सर्विसेज देना चाहते हैं, वेबसाइट से भी आप दे सकते हैं, लेकिन ये प्रेफर किया जाता है कि आपकी एलएलसी वहाँ पे रजिस्टर्ड हो, ठीक है। आप वहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं, आपकी एलएलसी अगर रजिस्टर्ड हो तो आप बिल्कुल एक एड ऑन चीज हो जाती है, लेकिन ये कंडीशनल है, जरूरी वो कंडीशनल नहीं है। ठीक है। ठीक है सर। और सर जैसे मैं एक अकाउंटिंग स्टूडेंट हूँ तो मुझे मतलब कि बेटर मतलब कि यही होगा कि अगर मैंने वहाँ पे अकाउंटिंग सर्विसेज देनी है तो बुक कीपिंग सीखे ना भाई, क्विक बुक्स आपको एक अच्छी कमांड होनी चाहिए। जी, तो उसके लिए भी मतलब कि जरूरी नहीं, कंडीशनल नहीं मतलब कि वो जरूरी नहीं, कि वहाँ कोई पे। कंडीशनल नहीं है, कोई कंडीशनल नहीं है। ठीक है सर। थैंक यू जी। हुमैरा, बस लास्ट क्वेश्चन है जी मिस हुमैरा प्लीज। जी। मिस जी हुमैरा। सर, मेरा यही क्वेश्चन था जो लास्ट उन्होंने क्वेश्चन किया है कि अगर हमने टैक्स सर्विसेज देनी है यूएस में तो क्या हमारी भी एलएलसी वहाँ रजिस्टर होना ज़रूरी है?
और सेकंड सर कंडीशनल मेरा ये है। क्वेश्चन है रजिस्टर होना, मैं एक मिनट मैं एक एक करके आंसर करता हूँ आपके क्वेश्चंस का। रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं है, बट ये मैंने आपको बताया कॉन्फ्लिक्ट इस चीज़ में आता है। क्या आता है, वो कहता है कि सर्विसेज जब आप अपने नाम से दे रहे हो मुझे, तो आप जो पेमेंट कलेक्ट कर रहे हो वो भी आपके अपने नाम से होना चाहिए। ये अगर आपकी एक एलएलसी रजिस्टर है तो ये आपको एक एज दे के जाता है, अदरवाइज इसके लिए ऐसा ज़रूरत नहीं है कि जी आपकी बिल्कुल। एलएलसी का होना वहाँ। जी चलिए जी, सर, थैंक सेकंड यू। क्वेश्चन मेरा ये है जी जी सर, सर मैं सर भी एक जी लॉयर हूँ पूछिए। तो क्या सर, जी सर मैं सेकंड क्वेश्चन ये है कि मैं भी लॉयर हूँ, तो सर ये क्या हम्म सही है एक लॉयर के लिए, क्योंकि मैंने पाकिस्तान का भी टैक्स भी प्रैक्टिस नहीं किया, मैंने स्टार्ट किया है वो भी, तो सर देन ये मैं कि आपको सजेस्ट करूंगा, वैसे तो आप टेक्निकली प्रैक्टिकली इसको पहले स्टार्ट कर सकती हैं। एज आई सेड टू जो भाई इससे पहले मुखातिब थे, जैसे मैंने उनको पहले कहा, ठीक है आप कर सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर पाकिस्तान वाला पहले कर लेती हैं तो वो ज्यादा आपके लिए एक एडेड एडवांटेज होगा। ठीक है, उसकी वजह मैं सादा सी जुबान में मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ कि भाई जब आप ड्राइविंग सीखते हैं तो यूजली चाहे वो ड्राइविंग स्कूल हो या कोई आपका पर्सनल भी मैकेनिज्म हो, तो आप मेहरान के ऊपर सीख रहे होते हैं। जब आपने मुश्किल गाड़ी चलाना सीख लिया ना, फिर आप कोई भी गाड़ी चला लेंगे। तो पाकिस्तान टैक्स का मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रेस्ट इज अप टू यू, योर चॉइस, योर फ्री विल, कि आप कौन सा करना चाहते हैं। जी सर ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच साद साहब, और कल की क्लास में आपसे मुलाकात होती है। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा और कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।